अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के दिन का और वीकेंड का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्मल रूटीन में अपनी ज़िंदगी में हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि लोग अक्सर ये बात करते हुए नज़र आते हैं या नाशुक्री करते हुए हमें नज़र आते हैं कि अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं बाज़ार जा रहे हैं और आपने किसी शख्स को देख लिया है या किसी फैमिली को देख लिया है जिनके पास औलाद की नेमत है और हमारे पास औलाद नहीं होती, तो हम जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या किसी के पास हम देखते हैं बड़ी गाड़ी है तो हम अपनी छोटी गाड़ी को देखकर जो है वो मायूसी का इजहार कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं और ज़्यादातर जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स का दौर है जहाँ पर हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो है वो खामियाँ कह लें, उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं जिसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको या मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में आपके लिए क्या पता आपके पास उससे बेहतर चीज़ लिखी हो लेकिन आपका वक्त ना हो, क्योंकि जब इंसान का वक्त आता है तब इंसान को सब कुछ मिल जाता है और जो आपके नसीब में लिखा हो वो आपको मिलकर ही रहता है। इसी अच्छी बात के साथ कि इसी तरीके से पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी सोच रखें और अगर किसी को हंसता बसता खुश देखें तो उस पर जो है वो हसद ना करें, जेलसी ना हो, नज़र ना लगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप भी दुआ करें और मेहनत करते रहें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी है। सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्मली बहुत सारी खबरें होती हैं, टॉप स्टोरीज़ होती हैं हमारे पास, उन्हीं टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर कायद की मौसम की। तो जब सुबह सुबह हम लोग निकल रहे थे तो हमने देखा कि शहर कायद में मतलब आबर आलूद मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। औरंगी टाउन साइड, लियारी और अतराफ़ में सुबह सवेरे जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद से जो है मौसम अभी तक जो है वो सुहाना है। लेकिन देखना ये है कि कुछ घंटों तक मौसम की सूरत हाल आखिर क्या होती है। बात करें कराची ट्रैफिक पुलिस आईजी सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ़। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की वाज़ेह हिदायत के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से टोली की शक्ल में चलते ट्रैफिक में शहरियों की गाड़ियों के सामने आकर उन्हें रोक कर चालान करने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बिल्कुल ही रोड के बीच में आके ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोक रहे होते हैं, उसकी वजह से पूरा पीछे का जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि कराची एयरपोर्ट के करीब मौजूद दरख्तों पर नादिर और नायाब नस्ल का वुड पैकर देखा गया और इस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये है और कौन सा जानवर है और कितना नायाब है ये। पीटीआई का 15 अक्टूबर को एहतजाज मुल्की इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, मुस्तफ़ा कमाल। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाजी मुजाहरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जानिब से इस जो आपका एहतजाज होगा डी चौक पे, जिसका जो है वो ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस बारे में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ कराची में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस और इलाज के हवाले से जो है वो हमने देखा कि मुहिम का आगाज़ हो गया है, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनको ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस उस तरीके से मौजूद नहीं है। कल हमने देखा कि सीव्यू रोड पर जो है वो 10 किलोमीटर दौड़ और 5 किलोमीटर जो है वो वॉक शामिल है, जहाँ पर हुई ताकि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जिसकी हमारे मुल्क में शदीद कमी है। और हमने एक और चीज़ देखी, कल भी हमने कराची शहर के हालात थोड़े से ख़राब देखे। कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज जो है वो कर दिया गया है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का जो है वो नफाज किया गया। आखिर ये क्यों हुआ है? दफ़ा 144 में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर आप पर पाबंदी लगती है, उस हवाले से भी बात करते हैं। एक और जंग हमने देखी, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब उज़्मा बुखारी के बयान पर हैरत का इजहार किया। सरदार अली शाह ने अपने बयान में कहा कि पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह उज़्मा बुखारी भी अपडेटेड नहीं है। उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनके मुस्तकबिल के हवाले से सूबे की कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नज़र नहीं आई है। हमने देखा कि पहले वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब उज़्मा बुखारी की जानिब से जो है वो बयान दिया गया, उसके बाद उस पर वजाहती बयान जो है वो सरदार अली शाह जो है वज़ीर तालीम सिंध हैं, उनका बयान भी आया।
तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर फाइनली तालीम के हवाले से बात तो हो ही रही है कहीं ना कहीं। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान कैनाल मंसूबे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान कैनाल मंसूबे के मंजूरी देने वाले वफाकी इदारे CDWP के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सी खबरें होंगी हमारे पास, और इन्हीं खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में मेराज अख्तर साहब और साथ ही साथ अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी हबड़ दबड़ में आज हमारी मॉर्निंग हुई है। आप बताएं कैसा रहा मौसम आपका? मौसम बहुत अच्छा था। सुबह उठते ही सबसे पहले जब बाहर मैं रूम से आया तो मैंने देखा वाकई अबर आलूद मौसम था। मैंने कहा शायद अब सर्दियाँ आ जाएंगी। तो अच्छा। उम्मीद जागी एकदम, क्योंकि अक्टूबर जो है तकरीबन 15 आई थिंक, ये 14 है आज। 14 है आज। तो बस सब करीब तो है मौसम चेंज होने का, लेकिन बड़ा अच्छा देखिए फीलिंग बहुत अच्छी आती है जब मौसम अच्छा होता है। उसका असर आपके मूड पर और आपकी वर्किंग पर भी पड़ता है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही। सुबह चाहे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम तो रूटीन है, पीक आवर होता है, तो वो तो मिला, लेकिन मौसम अच्छा था ना, तो इसलिए ज़रा एंजॉय करते हुए ऑफिस पहुंचे। और आगे भी अल्लाह करे ये दिन ऐसे ही गुजरे। अल्लाह करे 2 घंटे बाद पता चलेगा। अशरफ भाई आप बताइएगा कैसे पहुंचे आप? नहीं, आज तो सुबह उठे तो बच्चों को छोड़ने गए स्कूल, और मौसम तो ज़बरदस्त औसम हुआ हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 4-5 दिन से शदीद गर्मी हो रही थी। अब बादल नज़र आ रहे हैं, तो सूरज नज़र नहीं आया अभी तक तो। लेकिन हाँ। जो हमारी रिपोर्टर हैं आयमा, जो वेदर के बारे में अभी मैंने सुबह पूछा, तो सरदार सरफराज ने कहा है कि गर्मी का शिद्दत जो रहेगी, लेकिन ये कहा है कि हवा में दबाव जो है वो थोड़ा सा कम होगा, समुद्री हवाएं चलेंगी तो मौसम और खुशगवार हो जाएगा। चलें, अच्छी बात है ये कि मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशगवार हो, क्योंकि इतनी गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो आपका मोराल होता है ना वो भी डाउन हो जाता है 10-15 मिनट के बाद, जब आप इतनी शदीद गर्मी में जो है वो खड़े होते हैं। सबसे पहले आपने बात की ट्रैफिक की, मेराज भाई बात कर रहे थे मौसम अच्छा और ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। हमने देखा है कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से हिदायत की गई थी कि कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार टोलियों की सूरत में खड़े होकर शहरियों को जो तंग कर रहे होते हैं या उनका चालान कर रहे होते हैं, उन्होंने मुतअद्दिद जो शिकायत मौसूल होने के बाद ये जारी किया था बयान कि इस तरीके से जो है वो ना रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमें जगह जगह कराची की मेन शाहराहों पर, छोटी शाहराहों पर टोलियों की शक्ल में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नज़र आ रहे हैं। तो क्या मतलब इनका पूरा नहीं हुआ? वो एक रकम मुख्तस की हुई होती है कि इतने का चालान करना है, वो नहीं हो रहा। नहीं, देखिए मैं उंगलियां दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूं, तो 10 उंगलियां मेरे हाथ में, और 10 माफिया, मतलब कराची में माफिया ही माफिया है। ये ट्रैफिक माफिया भी है। माजरत के साथ इनको बहुत बुरा लगेगा। अगर आप देखें, ट्रैफिक पुलिस का काम है शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना। आप जो ट्रैफिक की सांस अगर आएगी, जगह स्पेस बनेगी, दूसरी जगह से गाड़ियां आ सकेंगी, लेकिन वो क्या करते हैं, टोलियों की शक्ल में 10-12 खड़े होते हैं। इवन के कॉजवे से आप जाएं और आप शराय फैसल के लिए जाते हैं, और जैसी ब्रिज के नीचे से क्रॉस होंगे तो आप देखेंगे 10-12 जो है पुलिस वाले खड़े हुए ऐसे आएंगे जैसे पता नहीं क्या कर दिया आपने ना। इवन कि हम लोग जा रहे होते हैं, उमूमन मेरे साथ तो ज़्यादा ही होता है, तो मैं जा रहा होता हूँ तो उनको देखता हूँ तो पहले सीट बेल्ट, तो मेरी डार्क कलर की शर्ट होती है, सीट बेल्ट शायद उनको नज़र नहीं आती, सीट बेल्ट भी दिखा दो, उसके बावजूद भी वो इशारा करता है कि जैसे बिल्कुल, और उसको नज़र आ रहा है कि हैवी लोड गाड़ियाँ, ओवरलोड गाड़ियाँ जा रही हैं, रॉन्ग वे भी लोग जा रहे हैं, उसको नहीं रोक रहा है। आगे जाके ट्रक एक मतलब ब्रिज के ऊपर कॉजवे पे खड़ा, उसको नहीं रोक रहा है कि क्यों खड़े हुए हो, वो गाड़ियाँ आ रही हैं उसको और रोक के ट्रैफिक जैम कर रहे हैं। इनकी वजूहत, जैसे IG साहब आए थे कोरंगी एसोसिएशन, ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन में, वहाँ हमारा भी यही सवाल था कि आपके अंडर में तमाम महकमे आते हैं तो इनकी कारकर्दगी कब बेहतर करेंगे। और ये जो यहाँ इनकी भत्ताखोरी है, खुलेआम रिश्वतखोरी है, आप जाएँ ट्रकों से यूँ करके मुट्ठी बांध के, कितनी फुटेज हमने चलाई 100-100, 200-200 रुपये में, उनको जाने जो करना है करो। डंपर से पैसे लेते हैं और डंपर वहाँ खुलेआम घूम रहा है, लोगों को मतलब जान बाहर कर रहा है, लोगों की जानें ले रहा है, लेकिन खुलेआम पानी के टैंकर डंपर हो, और कहते क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए चल रहा है, दिन भर चल रहे हैं दिन भर। और आप हादसात देखें, ट्रैफिक हादसात बढ़ गए। वजूहात क्या है अगर आप पूछें, मतलब आज मैंने सोचा था आते हुए तो अच्छा हुआ पहला यही हो गया। कराची शहर में अगर हम देखें ट्रैफिक का निज़ाम किसने तबाह किया हुआ है? ट्रैफिक पुलिस ने। ट्रैफिक पुलिस से पूछें कि कराची में कितनी मोटरसाइकिलें हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने रिक्शे हैं, पूरे मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ रिक्शे ही रिक्शे हैं। आप सिग्नल से निकलें, रिक्शे वाला जहाँ मर्जी आकर निकल जाएगा,
ना रजिस्टर्ड है वो, ना उनके पास लाइसेंस है। 12-14 साल के, मैंने आपका एक शो भी देखा था, आपने किया था, तो उसमें देखा 14-12 साल के बच्चे जो है रिक्शे चला रहे हैं। तो कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? उनको नहीं रोक रही है, क्योंकि आप जाएं, जो इनकी पॉइंट्स होते हैं कराची शहर में, जहाँ ये चिंची रिक्शों के, आप यकीन करें एक फेरी के वो 100 रुपए रोज के वो देते हैं, महीने के 3000 रुपए उसको मिल रहे हैं। क्यों उसको रोकेगा? और आईजी साहब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसे जाते हैं और सब कमाई कर रहे हैं, और कराची शहर को ठीक करने वाला कोई नहीं है। मिराज भाई आप क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अशरफ भाई भी ये बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि चले ठीक है आपने चालान करना है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको अवेयरनेस हो, आगाही हो कि हमने किस तरीके से रोड पर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना है। अब आप खुद ही अगर एक एहलकार बीच रोड पर खड़ा हो जाएगा चालान लेन करने के लिए या साइड पर गाड़ियाँ लगवाने के लिए, मुझे बताएं किस तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं ट्रैफिक जो है मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है? देखें जी, अशरफ भाई ने अभी जो बात की मैं उससे बिल्कुल 100% मुत्तफ़िक हूँ। इस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल बर्बाद हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक पुलिस ही है। अच्छा, रीज़न ये है कि देखें जी, रॉन्ग वे आने वाले को पकड़ें समझ में आता है, ठीक है ना, विदाउट हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले को पकड़ें समझ में आता है, कोई और वायलेशन करने वाले को, सिग्नल तोड़ने वाले को पकड़ें, फैंसी नंबर प्लेट वाले को पकड़ें, शीशे वाले को पकड़ें, पुलिस सायरन लगाई हुई गाड़ियों को पकड़ें। लेकिन यहाँ हमने ये देखा है कि आम शहरी ज़्यादा निशाना बनते हैं, ख़ास तौर पे उस पीक आवर में जिस वक्त एक शख्स को जल्दी होती है कि वो किसी भी तरह अपने ऑफिस पहुँच जाए। उस वक्त में जगह जगह नाके लगाने का सिलसिला इन्होंने दोबारा से शुरू किया है। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन जब आए थे दोबारा आईजी बन के यहाँ पर, तो उन्होंने इस पर बयान भी जारी किया था और हुक्म भी दिया था कि जी इस तरह की टोलियों की सूरत में खड़े होकर आप चालान जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ना करें। अच्छा, उसके बाद 2 महीने 3 महीने तो कुछ मामला जो है वो रहे, लेकिन अब गुज़िश्ता 1 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि अब वही चौराहे जो पहले बिल्कुल खाली हो गए थे, जहाँ सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल होता था और लोग सुकून से गुजर जाते थे, अब उन्हीं चौराहों पर ट्रैफिक जाम होना मामूल हो गया। और जब उसके बिल्कुल एंड पे आप पहुँचते हैं तो वहाँ आपको दिखते हैं 5, 6, कहीं 8 और कहीं 10 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। और अब मज़ेदार बात यह है कि उनके साथ एक अक्सर आके मोबाइल भी कोई लग जाती है और 3-4 जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और थाने के पुलिस वाले भी आ जाते हैं कि भाई यहाँ से नहीं कटा तो यहाँ कटेगा, कहीं ना कहीं तो कटेगा, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो शिकार करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सही है भाई, देखें बहुत अच्छी बात है कि ट्रैफिक के जो कानून है उसकी पासदारी आवाम को करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप गाड़ी में देख भी रहे हैं कि एक शख्स जो है वो सीट बेल्ट भी बांधा हुआ है, तो इसका मतलब है उसको कुछ तो अवेयरनेस है ना। आप उसको भी बीच में आगे ऐसे बोलते हैं बस, तो ये इशारा तो वैसे ही काफ़ी मशहूर हुआ है। तो अब इसमें अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि फंड्स जनरेट करने वाला इदारा ना बने, करने का कोई और तरीका ढूंढे। हाँ, नहीं आप चालान करते हैं तो वो फंड जनरेट हो रहा है ना, ठीक है, और वो दूसरी कमाई अलग है जो मुबैना तौर पे सही है ना। लेकिन जो फंड जनरेट करने वाला जो इदारा ना बने और कौमी ख़जाने में पैसा जा रहा है उसका, तो ऐसा ना करे। बात ये है कि लोगों को भी देखे और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल करें कि भाई ट्रैफिक की रवानी को बहाल कैसे किया जा सकता है। और वही वाली बात जैसे हम लोग कर रहे होते हैं ना कि इतनी चौड़ी सड़कें होने के बावजूद भी, सिग्नल फ्री रोड होने के बावजूद भी जिस कदर ट्रैफिक जाम होता है, लिटरली 3-3 घंटे लग जाते हैं। कराची के शहरी सबसे ज़्यादा परेशान जो है ना जिस चीज़ से, वो है सफ़र। अगली खबर की तरफ बढ़े, हमने देखा है बड़ी सियासत में गर्मा गर्मी चल रही है। PTI ने 15 अक्टूबर को जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से जो है वो उसकी मजम्मत की जा रही है कि किस तरीके से जो है, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, साथ ही साथ आपका कराची आर्ट फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे आए हुए हैं, जहाँ जो आके यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपके यहाँ क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप इस तरह का कोई एहतजाज या धरना देते हैं तो उससे मुल्क की मईशत को बहुत भारी जो है वो नुकसान पहुँचता है। इस पर हमने तफसीली बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। टॉप स्टोरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और सबसे अहम पेशरफ जो हमने देखी है और जो सियासी मौसम तब्दील हुआ है कराची के मौसम की तरह, उस पर हमने देखा है कि PTI की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है। डी चौक पे 15 अक्टूबर को एहतजाज करना है, जिसकी तमाम पार्टीज़ की जानिब से जो है वो उसकी मज़म्मत की गई है। उनका कहना ये है कि बड़ा क्रूशल टाइम है, बहुत सारे आपके पास जो है वो इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, आपका एक जो इमेज जाना होता है वो इमेज भी आपका सही नहीं जाएगा, लेकिन टाइम
टाइमिंग जो है लोगों का कहना ये कि बड़ी गलत है। इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर उनका कहना ये था कि PTI की जानिब से 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, क्योंकि 15 अक्टूबर को शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और PTI का एहतजाज इस इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के इक़दाम इसराइली एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गोल्डस्मिथ इमरान खान के बच्चों के मामू हैं। गोल्डस्मिथ ने 2 माह कबल इसराइल के हक़ में ट्वीट की थी और इमरान खान ने उनके मेयरशिप की मुहिम भी चलाई थी। इस पर जो है मिराज भाई क्या कहते हैं, जो तमाम तर सूरत हाल क्रिएट हो रही है हमारे मुल्क में? देखिए, हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सबके सामने हैं कि अभी हम गुज़िश्ता चंद माह में भी बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि कुछ बेहतरी की सूरत हाल जो है वो बनना शुरू हो गई। जैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाले हमारे यहाँ कुछ लोगों ने वादे वईद भी किए हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ बेहतरी की सूरत हाल आई है। अच्छा, ऐसे में अब देखिए हमारे यहाँ एहतजाज तो गुज़िश्ता 76 सालों से हो रहे हैं। ऐसा है। अच्छा, कोई भी मुतमईन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना, पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो पार्टी यहाँ पर बरसर इक़्तिदार रही है इन सालों में, उसने कभी न कभी, जब वो बरसर इक़्तिदार नहीं थी तो हमेशा एहतजाज ही किया, ठीक है ना। हम तो देखें, एक बात यह है कि सहाफ़ी होने की हैसियत से हम तो ये बोलेंगे, हम तो सबके एहतजाज रिकॉर्ड भी करते हैं, बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, लेकिन इस वक्त वाकई ऐसा लगता है जैसे मुल्क में अनारकी फैलाने की कोई बैरूनी साजिश जो है वो इसमें कारफरमा है। क्योंकि देखिए हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें बदअमनी के लिए या इसके हालात को ख़राब करने के लिए जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी एजेंसीज़ जो है वो बरसों से अपना किरदार अदा कर रही हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं और कभी कुछ कम कामयाब होती हैं, लेकिन मुसलसल वो लोग जो हैं सबूताज करने के लिए रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बदअमनी रहे बस। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें देखिए इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है हमारा, और उसको ब्लॉक करना या वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई एहतजाज करना, तो जाहिर बात सारी दुनिया की नज़रें हमारे मुल्क पे लगी रहेंगी और उनका भी यही सोचना होता होगा कि ये तो हर वक्त रोते रहते हैं किसी न किसी मामले पे या किसी न किसी इशू पर। तो बहरहाल मेरी एक ज़ाती राय भी है कि ऐसे माहौल में, जबकि शंघाई कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और बहुत सारे ऐसे मामला चल रहे हैं जो बेहतरी की जानिब एक थोड़ी सी उम्मीद बंदी हुई है, तो ऐसे में इस तरह के एहतजाज, और जाहिर सी बात जब एहतजाज होगा तो फिर इश्तियाल अंगेज़ी भी होगी, इश्तियाल अंगेज़ी होगी तो जाहिर सी बात है इदारों को भी कूदना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अशरफ भाई, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें कि हमेशा से ये शुरू से ही हम देखें कि जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जब भी किसी ने आना हो, जब हमारे मुल्क का कह लें कि आप जैसे मिराज भाई भी बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा कोई थोड़ा सा एक होप नज़र आती है, तब हम देखते हैं कि उस होप के बीच में से PTI का एहतजाज निकल के आता है। अब ये भी इतना क्रूशल टाइम होने के बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो फिर ये दोबारा से एहतजाज, अभी पिछले ही दिनों हमने एहतजाज का हाल देख लिया था, अब दोबारा हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, मईशत की बात करें तो मईशत के लिए कुछ पॉजिटिव इमेज की बहुत ज़रूरत होती है, और शंघाई कॉन्फ्रेंस का देखें तो आप यकीन करें कि एक ख़बर एक ऐसी आई थी इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिसमें पूरी दुनिया में BBC हो, CNN हो, हर किसी ने ये खबर उठाई कि इंडियन जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा था शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान हम ज्वाइन करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ी खबर थी। पॉजिटिव इमेज के लिए आपको खबरें चाहिए होती हैं, मईशत को खबरें चाहिए होती हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में एक आपको चीज़ें आना शुरू हुई थी। पूरी दुनिया का फोकस है अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस्लामाबाद ने इस दौरान जो है आम तातील का भी ऐलान किया है, तमाम दफातर बंद होंगे, उसके साथ दफ़ा 144 भी लगाई है, यानी कि जो दफ़ा 144 उसका कानून है कि गुच्छे में आप 10-12 लोग जमा नहीं हो सकते हैं, 4 लोग भी होंगे तो उस पर पाबंदी है, कोई आप एहतजाज वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त कंसर्न देखें मुल्क का, इस वक्त कंसर्न देखें मईशत का, इस वक्त कंसर्न देखें हमारे लोगों का जो परेशान है। अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सरमायाकारी आती है, बहुत सारे ममालिक आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए मतलब मैं हूँ पाकिस्तान, आप हैं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। जैसे कराची की बात करें तो आपका माशी हब है, आपकी पोर्ट सिटी है, 2 पोर्ट हैं, वहाँ पे अगर आपके टर्मिनल भी सेल आउट होते हैं या किराए पे देते हैं तो इन्वेस्टमेंट आएगी। कोई आपका मतलब कि आप देखें कम्युनिकेशन के ऊपर आती है, वो भी इन्वेस्टमेंट आएगी। इस वक्त अगर इस तरीके का करना, जाके वहाँ पे एहतजाज करना, क्योंकि एहतजाज के लिए जाएंगे वो यकीनी तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट उनको रोकेगी, फिर सूरत हाल जैसे पहले हुई है, तो वो नहीं होना चाहिए। या तो आपको एहतजाज करना है और आप
मुल्क की मईशत को ठीक करने की बातें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत ठीक नहीं चल रही है, तो आप इसको एहतजाज को 5 दिन आगे कर लें, 20 तारीख को कर लें, आप शंघाई कॉन्फ्रेंस को होने दें। और यहाँ पे सभी यही कह रहे हैं, और जैसे कि आपने भी बोला सियासी जमातें भी यही बोल रही हैं, अगर आप मुल्की मईशत के लिए इतने अच्छे हक पे हैं तो आप इसको आगे कर लें, आगे एहतजाज कर लीजिएगा आके जो भी है। लेकिन बजट के जिस दिन कॉन्फ्रेंस हो रही है सारे वहीं पे आएंगे, और वो भी इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है मुल्क का, और वहाँ पे तमाम सरकारी अफसरान, यानी आप देखें तमाम सरकारी दफातर की आम तातील दे दी है। ऐसा है। और क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होगी, उसके लिए यकीनी तौर पे इस्लामाबाद बंद होगा, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और उस बीच में अगर ये आएगा तो आप मतलब आप समझ लें कि क्या होगा, यानी क्लैश की बातें कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अशरफ भाई, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक आम फहम अक्ल रखने वाला इंसान ये बात समझता है, लेकिन ये पीटीआई को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो आप देखें, अब हमने इस्लामाबाद को हमेशा देखा है बड़ा पुरअमन खूबसूरत शहर। अब आप पिक्चर्स देखें इस्लामाबाद की, कहीं कंटेनर्स पड़े हुए हैं, कहीं शेल पड़े हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा होता है, मतलब इतना दिल दुखता है। उसके बाद अगर एक ये चीज़ भी एक आम आदमी को समझ में आ रही है, ये आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये इससे पहले एहतजाज हुआ था जिसमें आपके KPK के वज़ीर आला आ रहे थे, वहाँ पे आके जैसे बोला हमारे वज़ीर दाखिला के धावा बोलने आ रहे थे, उनको रोका जाएगा, हर सूरत रोका जाएगा। तो वहाँ पे एक बिज़नेसमैन है जो इस्लामाबाद के, उन्होंने मुझे मैसेज किया, पर मैंने कॉल किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने मैसेज किया कि भाई पोर्ट कहाँ है। तो मैंने कहा कि इनको क्या हो गया भाई, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर खैरियत? तो कह रहे हैं यार मैं पूछ रहा था पोर्ट कहाँ है। मैंने सर कराची में। तो कह रहे हैं भाई कराची के भाई सारे कंटेनर इस्लामाबाद में क्यों भेज दिए कि कहीं पे भी सिर्फ कंटेनर रखे हुए। कह रहे हैं कि हमें निकलना किसी काम से कंसर्न, तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इसके ऊपर देखो। मैंने कहा सर देखें कंसर्न है, और क्योंकि वहाँ पे टीमें भी आ रही हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी बीच में इस दौरान खबरें भी आई बाहर के, बहुत सारे आपके सफ़ीर भी आए, फिर आपकी टीम भी आ रही थी, फिर चाइनीज़ टीम आ रही थी, तो उन सब की सेफ्टी के लिए वो रोका जा रहा था, उनको बार बार बताया भी जा रहा था। क्योंकि देखें एक हेड ऑफ स्टेट था KPK का, और यहाँ पे वफाकी हुकूमत उनको मैसेज दे रही थी कि अभी नहीं आए, अभी सूरत हाल है, लेकिन बजट था उसको रोकने के लिए फिर आपको इन्फोर्समेंट के साथ आपको रोकना होता है, तो वो नज़र भी आया। अभी ये फिर से शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये हमें समझना होगा, बहुत सिंपल है, आप खुद लिख लें शंघाई कॉन्फ्रेंस, उनको जो सारे हैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, वो जाके देखें कि इसका क्या फ़ायदा होगा मईशत पे, इसका क्या फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट पे, इसका क्या फ़ायदा होगा आपकी इंडस्ट्री पे। वो लोग जब आएंगे तो पाकिस्तान जो है ना, आप सोचें अगर हम देखें कि सूरह रहमान को अगर हम तर्जुमे के साथ सुने तो उसमें वो दिया हुआ है कि अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो आपके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, आप नेमत, गंदम आपके पास है, चावल आपके पास है, ज़रात आपके पास है, इंडस्ट्री आपके पास है, माइंस एंड मिनरल आपके पास है, तो कहीं पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। गोल्ड रिक आपके पास है भाई, दी एंड है ये। अब उसके लिए आपको सही इन्वेस्टर सही टाइम पे चाहिए जिस पे वो इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान मुश्किल से निकल सके। और उस मुश्किल से निकलने के लिए जो भी लोग रोकेगा, इसका मतलब वो मुल्क दुश्मन अनासिर ही होंगे। क्योंकि देखें जब एक अच्छी चीज़ हो रही होती है और बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के हालात पिछले 1-1.5 साल में बहुत, हमने क्रूशल टाइम भी देखा जहाँ पर हमें लगा कि अब जो है वो हम बिल्कुल ही उस हाल में हैं कि आप कह सकते हैं कि दिवालिया हो सकता है मुल्क का। उसके बाद हम दोबारा स्टेबल होने की तरफ आए, हमने देखा कि कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई, फिर महंगाई की शरह में कमी आई, और उसी बीच में इस तरह की चीज़ें होना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी चीज़, बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एहतजाज होने जा रहा है, अब देखना ये है कि किस तरीके से ये रुकता है या ये पोस्टपोन होता है। मज़ीद आगे बढ़े तो हमने देखा कि कराची में 5 रोज़ के लिए जो है मिराज भाई एक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कल जो है वो हमने देखा कि रेड जोन का इलाका था जहाँ पर शदीद किस्म की हमें जो है वो पिक्चर्स और वीडियोज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पर हमने देखा कि ना सिर्फ बाकी लोग बल्कि हमने सहाफ़ियों के साथ भी जो है वो बदसलूकी होते हुए देखी। वाक़या बताइए था क्या हुआ, दफ़ा 144 जो है वो क्यों नाफिज की गई है, इस पर ज़रा हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे थे उस खबर के हवाले से जो हमने कराची में कल देखा होता हुआ तसादुम, जिसमें उस जो है वो उसके बाद 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, लेकिन बड़ी भारी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकले, जहाँ पर हम देखा अफसोसनाक खबरें भी हमें आई मौसूल हुई। अगर सबसे पहले हम ये जाने कि एक्चुअल में मामला क्या था, तो मेराज भी ज़रा आगाह कीजिएगा, क्या मामला था, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी? बिल्कुल शाइस्ता, देखें दफ़ा 144 इसलिए नाफिज की गई थी कि सिविल सोसाइटी की जानिब से और एक मजहबी जमात की जानिब से दोनों का जो एहतजाजी रैली और एहतजाज था वो एक ही दिन अनाउंस हुआ। अच्छा, अब जब दो तरफ से मतलब सिविल सोसाइटी से भी लोग हैं और इधर से भी हैं, तो उसमें जो इंतज़ामिया है उसको भी अंदाज़ा हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और अनारकी फैल सकती है। तो उसके लिए उन्होंने जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज किया। दफ़ा 144 ये होती है कि जिसमें आप 4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते, जमा नहीं हो सकते, और इज्तिमा पर पाबंदी होती है उसमें। अच्छा, ये गुज़िश्ता मतलब 1 रोज़ पहले ही कर दिया गया था, लेकिन दोनों की जानिब से जो है जो सिविल सोसाइटी थी और मजहबी जमात थी, इनकी तरफ से जो है बिल्कुल इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और जब उन्होंने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की, पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार थी, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि ये नहीं मानेंगे। तो पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी और जब हालात ख़राब हुए, शेलिंग भी हुई उसमें, और उसमें दुकानें भी बंद हुई सदर की, जो खासतौर पे फवारा चौक के अतराफ़ में ज़ैनब मार्केट और अतराफ़ के कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ, जो कि इतवार को खुलता है वहाँ पर। उसके अलावा मेन शाहराहें बंद थी। मेट्रोपोल के पास आने के बाद जो है आप मेट्रोपोल से जो है फवारा चौक की तरफ नहीं जा सकते थे, गवर्नर हाउस की तरफ नहीं जा सकते थे, सड़क को बंद किया हुआ था। इसी तरह यही हाल जो है सदर की तरफ से फवारा चौक आने वालों का था, और बाकी रेड जोन तो पूरा ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर पुलिस की नफरी पहले भी रहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नफरी लगी हुई थी और जगह जगह बैरियर्स लगाए हुए थे, सब कुछ था। बहरहाल जो मजहबी जमात के लोग थे वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने जब रुकावटें तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान में शेलिंग भी हुई, शेलिंग भी करना पड़ी। अच्छा, कुछ फायरिंग के वाक़यात भी इसमें आए, जिसमें एक शख्स भी जाँ बाग हुए, जिसका ताल्लुक एक मजहबी जमात से बताया जा रहा है। पुलिस वाले भी मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। लेकिन इसमें एक और सूरत हाल जो नज़र आई, चले ठीक है, पुलिस का तो अपना काम था कि भाई वो लोगों को रोके रेड जोन में दाखिल होने से, अनारकी फैलाने से। अच्छा, इस दौरान में जो सहाफ़ी हम समेत हमारी जो ड्यूटियाँ लगी हुई होती हैं जी कि आपने वहाँ जाना है और ये चीज़ कवर करनी है। अब जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों के साथ जो है बहुत बुरा उन्होंने जो है वो सलूक किया, मारा पीटा, जिसकी फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। और जो हमारे सहाफ़ती जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी बिल्कुल मज़म्मती बयान जारी किए गए हैं और एहतजाज का भी कहा गया है। क्योंकि देखिए, पुलिस जो है वो कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। कराची पुलिस सीधी सी बात है कि तकरीबन करप्शन में डूबी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है ना। अब उनके खिलाफ भी खबरें चलती हैं, उनके हवाले से भी खबरें चलती हैं, तो अब पुलिस को भी जब मौका मिलता है तो वो अपना हाथ साफ करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल पुलिस ने जो है वो हाथ साफ किया है और अपना जो गुस्सा था, अग्रेशन जो है वो निकाला, वो उन्होंने सहाफ़ियों पर निकाली, कैमरामैन पर निकाली, उनको मारा पीटा, घसीटते रहे उनको। और मतलब मैंने ये भी देखा कि वो चिल्लाते रहे कि भाई मैं फ़लाँ टीवी से हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं कैमरामैन हूँ, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा, इससे एक और अंदेशा पैदा होता है कि देखिए, किसी भी सिपाही की या जो रोड पे ड्यूटी करने वाले एहलकार हैं, उनकी इतनी मजाल नहीं है जब तक उनको ऊपर से कुछ कहा ना जाए या कोई नरमी का इशारा ना दे दिया जाए। तो हमें शक ये भी है कि आला पुलिस अफसरान की जानिब से शायद उनको कोई ऐसा ही नरम इशारा जो है वो दिया गया कि भाई तुन के रखो, ठीक है ना। तो उन्होंने तुन के रखा। बहरहाल ये इसकी जाहिर सी बात है, मैं भी मजम्मत करता हूँ और हमारी तमाम सहाफ़ती जो बिरादरी है, सहाफ़ी बिरादरी, वो भी इसकी मजम्मत करती है कि कम से कम पुलिस को जो है ना इस इतने ओछे हथकंडों पे नहीं उतरना चाहिए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो जाहिर सी बात है, काबिल इज़्ज़त शख्स है जो रिपोर्टिंग भी कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, अपने इदारे के लिए काम कर रहा है, बेचारा अपने बच्चों की रोज़ी के लिए बाहर निकला हुआ है, कोई दहशतगर्द तो है नहीं जो आप उसको इतनी बुरी तरह से मारें। तो कम से कम इस पर आईजी साहब को जो है नोटिस लेना चाहिए। ठीक है अशरफ भाई, आप भी बताइएगा जिस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जितना माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है मुझसे, ये जो हमारी सहाफ़ती कुछ इक़्तिदार होती हैं, कुछ हमारी कह लें आप एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म, अगर हम देखें कोई भी ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, अब हम एक्सक्लूसिव के चक्कर में इतना
आगे बढ़ जाते हैं, अपनी बाउंड्री लाइन को इतना पुश कर देते हैं कि बाद में जो है वो, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है ना अशरफ भाई, आप लोगों ने भी, महराज भाई ने भी मल्टीपल चीज़ें इस तरह की फेस की होंगी कि उन लोगों के लिए मुश्किलात बन जाते हैं मीडिया वाले, कि उन लोगों के काम में इतनी हर्डल आ रही होती है। अगर हम इस वाक़े को स्पेसिफिकली ना लें, अगर हम जेनेरिकली अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि वो तंग आ जाते हैं कि अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग गई है, वो बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें होता है जी हमें बता दें कितने मर गए, जी हमें बता दें क्या नुकसान हो गया। अब वो जैसे वो बड़ी मीम भी, वीडियो भी वायरल हुई थी ना कि वो धमाका होता है तो जाके पूछते हैं अच्छा धमाका कैसे हुआ, आपको कैसे लगी, मतलब बड़े स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो थोड़ी सी एक, हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जान जोखिम में हम लोग डाल रहे हैं लेकिन स्टूपिडिटी की तरह मत डालें। देखें, हम तो जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन जो डिमांड आती है ना, तमाम मीडिया चैनल्स का बोल रहा हूँ कि जो ऑर्डर आता है वो आपको फुलफिल करना होता है। अब आप देखें कि बाहर मुल्क की बात करें, आप कहीं भी आग लग जाए तो येलो पट्टी लगा दी जाती है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। वो सिंपल होता है उसका मतलब, वो आपको आके बोलेगा नहीं, डंडा नहीं दिखाएगा, वो पीली पट्टी गुजार दी, आप उसके उधर रहेंगे। न्यूयॉर्क की बात करूं मैं, अमेरिका की बात करूं, जर्मनी में बात करें तो वहाँ पे भी होते हैं। आपने देखा है कि ये अंग्रेज़ जो हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, अचानक से निकल जाए किसी यूनिवर्सिटी में फायरिंग करना शुरू कर देगा, वो उसको एक लिमिट तक रखते हैं। वो नहीं कहते आप अंदर जाके दिखाएं, उन लोगों से बात करें, एक लिमिट है। यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड आती है उसको फुलफिल करने। अब आप सोचें एक आग लगी हुई है, अब वो बंदे को अपनी टीम को भेज रहे हैं और जो सूरत मुझे है सांस का, अब अगर मैं जाऊँगा वहाँ पे, एक तो वैसे जब आग लगती है ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो अब आप टीम को भेजेंगे उसकी भी, लेकिन आपको दिखाना है, ठीक है। वो दिखाने के चक्कर में जो लोगों के साथ होता है, अब ये वाला देखें, आपको तस्वीर दिखाऊँ, ये एक है निजी टीवी का और माइक लेके खड़ा हुआ, और पुलिस वाले देखें कितने, 25 पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हुए। अब आप सोचें कि 25 में से 5 ने भी मारा होगा, वो डंडे स्टिक, क्या बचा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। मतलब ये आप देखें कितने, मतलब गुच्छा। और जब वो जिनको पढ़ाने की हम बातें करते हैं, दहशतगर्द जब आते हैं तो आप इनको देखें, आपको याद होगा शहर फैसल पे जब अटैक हुआ, 3 दहशतगर्द आए थे, छत पे फायरिंग कर रहे हैं और ये नीचे से इतनी सारी फोर्स आ गई, ठीक है, और लगी रही। इवन था कि मेरे दोस्त हैं, मतलब वो फ़ोन किए, उन्होंने कहा भाई एक स्नाइपर था सामने, एक हाई राइज बिल्डिंग थी, वहाँ खड़े करते, तीनों को 10 3 स्नाइपर को मार देते आप। इतने देर तक पूरा मीडिया पहुंचा, वो फायरिंग किए जा रहे हैं, धमाके हुए, सब कुछ हुए, तो आप कंट्रोल प्लानिंग तो करें ना। अब यहाँ पे ये देखें, ये जब आए प्रेस क्लब पे जब हुआ, आप जो लोग वो कर रहे थे, अटैक कर रहे थे या उन्होंने लाइन क्रॉस की, तो यहाँ मीडिया तो दिखा रहा था, तो उसको ऑर्डर मिला हुआ है। अब उस ऑर्डर के बीच में पुलिस के बीच में आ गए, पुलिस वाले घूमे। आप यकीन करें, गुच्छे जो हमारे प्रेस क्लब के जो एहतजाज उनका रिकॉर्ड कराया गया, उसमें जो तस्वीरें आई आप देखेंगे, आप मतलब ये तो आखिरी है जुल्म की। मतलब एक बंदा माइक पकड़ा हुआ है और 25 पुलिस वाले डंडा लेकर आ रहे हैं, उसकी क्या हालत है? ऐसी सूरत हाल होती है। और जैसे आप अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है, महराज भाई भी हमारे साथ मौजूद है, आज सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे थे ना कि बाहर ममालिक में हम देखें जो कवानीन बनाए गए हैं, मतलब सिर्फ एक पीली पट्टी लगा दी जाती है और हम क्रॉस नहीं करते, यहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े कर दें और लोग धक्के मार के जो है ना वो लोग कूद काद के आगे बढ़ ही जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ ज़रा सिविक सेंस की कमी है जिसकी अशद ज़रूरत है। आपने अपना काम करना है, जिम्मेदारी के साथ काम करें, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, बाद में कोई ना कोई ख़बर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि फिर इस तरह की सूरत हाल भी हो रही होती है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ज़रा मौसम का हाल देख लेते हैं कि आज कराची का मौसम जो है वो कैसा रहेगा। 12 बजे तक जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। साथ ही साथ अगर जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत देखें वो हम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जैसे अशरफ भाई हमें बता रहे थे कि मौसम जो है वो कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो भी उतनी ही होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अच्छा यही है कि जो है वो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का जो है आपने ख्याल रखना है, जो कि बड़ा ज़रूरी भी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द देखें, हम लोग बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान भर में टैलेंट से भरे हुए जो आपके कह लें मासूम बच्चे हो गए, आपके यंगस्टर जो है नज़र आते हैं, जो कि ना सिर्फ अगर उनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, अगर उनको बेहतर
अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनको गाइडेंस दी जाए, तो जो है वो आपका नाम, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। आज इसी तरह का टैलेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं मारोज़ और साथ ही साथ मौजूद हैं माहिरा। ये जो क्यूट बच्चियाँ हैं ये डिबेटर्स भी हैं और यूट्यूबर्स भी हैं, तो इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे बताओ मारोज़, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी है 16 साल। पहले तो बतानी नहीं चाहिए, ख़वातीन लड़कियां अपनी उम्र नहीं बता रही होती। ये सही बात है। लेकिन हमने कहा कि चलो पता चले ना कि अगर आप इतने छोटी एज में आपके अंदर कितना जो है वो ख़जाना इल्म का भरा हुआ है। माहिरा, आप बताओगे या आपको? कि नहीं, मैंने नहीं बतानी उम्र। नहीं, मैंने बतानी है। बतानी है? मैं 13 साल की हूँ। आप 13 ईयर्स की हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो आप लोगों ने यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया है, पहले डिबेट्स से आगाज़ किया था, कैसे पता चला कि अच्छा मैं एक अच्छी डिबेटर हूँ? पहले जब मैं छोटी सी थी 5 इयर्स ओल्ड, तो तब मैं इसी तरह प्रोग्राम्स वगैरह में जाती थी। डॉक्टर शाइस्ता का प्रोग्राम आता था, जब उनको बच्चों की ज़रूरत होती थी तो मैं जाती थी। तो उसमें ना मैं कैमरे को फेस करती थी, कुछ बोलना होता था बोल भी देती थी। तो कुछ लोगों ने जो है पापा को बोला कि आपकी बेटी में टैलेंट है, तो फिर वहाँ से पापा ने थोड़ा ध्यान दिया और काम करना मुझ पर शुरू किया। और बचपन में मैं जब जाती थी इस तरह के प्रोग्राम्स में, जैसे अभी आप होस्ट है, इस तरह मैं जब एक होस्ट को देखती थी तो मैंने बचपन में सोच लिया था कि मुझे भी एक पब्लिक स्पीकर बनना है। जब मैंने डॉक्टर शाइस्ता को देखा, इतना अच्छा बोलती हैं, उनका अंदाज़ वगैरह देखा, तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू लाइक हर, तो मैंने कहा मुझे इसकी तरह बनना है। तो फिर वहाँ से जब स्कूल पढ़ती थी मैं और अब भी पढ़ती हूँ, तो स्पीच के कंपटीशन वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे 14 अगस्त, 12वीं अव्वल और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम आते, इवेंट्स वगैरह। तो उसमें जो है मैं स्पीच करती थी उर्दू में। तब इतना नहीं पता था जितना अब जाके थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो फिर वहाँ से जब मैंने स्पीच किया, स्कूल में टीचर्स को और क्लास फेलोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी, तो इससे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। तो उससे फिर मुझे टीवी चैनल पे जो है मौका मिला स्पीच करने का। सबसे पहले जो मिला था वो था PTV में, रमज़ान में। फिर वहाँ पे मैं जो फर्स्ट जो है स्पीच थी उसमें मैंने स्पीच की थी, और इसकी तैयारी जो है मेरे सर कामरान ने करवाई थी। हमारा जो सेंटर है KELP कैल्प कामरान इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट, इंग्लिश का सेंटर है जहाँ पे इंग्लिश जो है सिखाई जाती है, और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें वगैरह सिखाई जाती है। पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है कि किस तरीके से हम पब्लिक स्पीकिंग करें और उसको बेहतर करें मज़ीद। तो वहाँ पे फिर मुझे जो है सर बार बार स्पीच करवाते थे स्टूडेंट्स के सामने, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो और मुझे प्रैक्टिस हो, क्योंकि उस टाइम जो है मेरा फर्स्ट टाइम था टीवी चैनल पे। थोड़ी सी घबराहट भी थी, लेकिन तैयारी के साथ बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद जो मैं जो है बहुत ज़्यादा मौका मिलता रहा टीवी चैनल्स में आने का, तो फिर मैंने आती रही और करती रही। तो अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और पता भी चला किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। शुरू में इतना नहीं था, शुरू में ऐसे था कि पापा स्पीच लिख कर देते थे तो मैं याद करती थी और डिलीवर कर देती थी। तो अब पता चला कि किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन चीज़ों से नंबर करते हैं, किन चीज़ों से पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आई थी, इस चैनल पर भी मैंने स्पीच की थी हम लोगों ने। अच्छा, मुझे बताओ मारोज़, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हो कि आप इंसान ज़िंदगी में किसी ना किसी को आइडियलाइज़ करता है ना। जैसे आपने देखा कि अच्छा आप डॉक्टर शाइस्ता से इम्प्रेस हुए कि ठीक है, मतलब वो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपका होता है, एक आप जब देखते हो किसी भी शख्स को, किसी को भी कामयाब शख्स को, तो आपकी कोशिश होती है कि आप भी इसकी तरीके से इसी की तरह बनो। पोस्टिंग के लिए तो चलें, आप कह लें, या पब्लिक फिगर बनने के लिए आपने डॉक्टर शाइस्ता को आइडियलाइज़ कर लिया। अब अगर हम बात करें स्पीचेस की, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डिबेट कंपटीशन कह लें या डिबेट की जो हमारी दुनिया है उन्होंने नाम रोशन किया है, उसमें किसी को आइडलाइज करते हो आप? जब शुरू में जब मैं छोड़ी थी, जब मैं इस फील्ड में आ रही थी, तो आप जानते हो कि सर अवैस रबानी जो बहुत अच्छे डिबेटर है और अब होस्ट भी हैं, तो उन्होंने कुछ सेशन किए थे, उन्होंने बच्चों को सिखाई थी डिबेट्स वगैरह। तो हमने वो सेशन जो है ज्वाइन किया, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो उनकी जो मैंने स्पीचेस वगैरह देखी बहुत अच्छी हैं, उनकी स्पीच मुझे अच्छी लगती हैं। और बाकी अभी भी बहुत बच्चे जो हैं बहुत अच्छी स्पीच करते हैं, जब कोई अच्छी स्पीच करता है तो मुझे बहुत पसंद आती हैं। ठीक है जी, मारोज़ हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ माहिरा भी मौजूद है। माहिरा से जी हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, फिर करेंगे माहिरा से बात। हमने लाखों जाने गवा कर
पाकिस्तान बनाया है, घर के सारे दीप बुझाकर इसका दीप जलाया है। रात बहुत तारीक है, लेकिन हमने सारी बस्ती में नूरे मोहब्बत फैलाने को दिल का दीप जलाया है, दिल का दीप जलाया है। यानी हम लोग जब स्पीच वगैरह करते हैं तो हम उस स्पीच का आगाज़ किसी शेर से भी कर सकते हैं, किसी कोट से भी कर सकते हैं, या फिर किसी सवाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं जो आपने शेर पढ़ा है ना, इस खूबसूरत शेर से हम ब्रेक से वापस आए हैं और जो कि हमने मज़ीद भी जाना है मारूफ से कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। एक अच्छी जो है वो आपको अगर स्पीच डिलीवर करनी है और आप अच्छे डिबेटर बनना चाहते हैं। मायरा, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको ख्याल कैसे आया, मतलब बहन को देखकर कि ख्याल आ गया या खुद ही आपने भी किसी को देख कर इंस्पायर हुए हो आप? मेरी जो कहानी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैं अपनी बहन के साथ जाती हूँ, जब ये स्पीच करने के लिए जाती हूँ तो मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ कि पापा कहते हैं आप भी देख लिया करो। तो हम लोग एक स्पीच में गए, उस वक्त मैं स्पीच नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम कभी भी नहीं की थी, फर्स्ट टाइम भी नहीं की थी। तो वहाँ पे कोई एक बच्चा कम था, तो उन्होंने बोला ये कर ले, लेकिन पापा ने बोला इसको तो इसने कभी स्पीच की नहीं और अचानक से कंपटीशन में। अच्छा, उस वक्त मैंने ना जज्बा बढ़ गया, ना लिखी हुई स्पीच ना लिखी, मैं क्या जैसे खुद से शायरी फ़नी कोई स्पीच थी, माँ तो माँ होती है, तो उस पर मैंने कोई शायरियाँ वगैरह लगा के मैंने खुद से डिलीवर कर ली स्पीच। वाओ। यहाँ से फिर मुझे शौक बढ़ा, फिर मैंने टीवी चैनल्स वगैरह पे किए। अच्छा, जो फ़नी आपने जो है वो तकरीर की थी, ज़रा हमारे नाज़रीन को और हमें भी सुनाए ना, हमें भी पता चले। जी बिल्कुल, अभी मैं जो आपको एक तकरीर सुनाने वाली हूँ वो है शैतान तो कैद है। ये मैंने रमज़ान में की थी एक्सपो। चले शुरू करें। शैतान तो कैद है जनाबे सदर आले वक़ार, रमज़ान का चाँद नज़र आते ही शैतान एक माँ के लिए कैद हो जाता है, जबकि अपनी जिम्मेदारियाँ नजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मिलावट करने वालों, चोरों और डाकुओं को दे जाता है। हंसी आती है मुझे सते इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत बेचता है शैतान पर। जनाबे सदर आले वक़ार, एक दिन हमारी पड़ोसन की अपने वकील शोर से लड़ाई हो गई। गुस्से में बोली, काश मेरी शादी तुम्हारे बजाय शैतान से हो जाती। तो मियाँ फ़ौरन बोले, खुदा का खौफ करो बेगम, बहन भाई की कैसे शादी हो सकती है। इसलिए अकबर आलाबादी ने कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गई। जनाब सदर आली वक़ार, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो गुनाह तो खुद करते हैं और खाते में शैतान के डाल देते हैं। जैसे कि एक शख्स ने बंदीरों को किस कर दी और कहने लगा, मुझे शैतान ने बिकाया था। करीबी शैतान खड़ता फौरन बोला, ओ भाई ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया था। ये वो लोग हैं जिनकी जहन की तलाशी ली जाए तो अंदर से बरामद होने के हालात देखकर शैतान भी उनसे ऑनलाइन ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। जनाब सदर आली कहते हैं कि बेकार लोगों के दिलों में शैतान फ़ौरन कारखाना खोल देता है। हाय अल्लाह, इस तरह तो हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने हो गए। इस तरह भी मैं आपको छोटी स्पीच करती हूँ, इस तरह मैं स्पीच करती हूँ जो फ़नी स्पीच होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जब आपने पहली दफ़ा फ़नी स्पीच की थी तब आपकी एज क्या थी? 9 या 8 या 10 साल इस तरह। 8 या 10 साल की। अच्छा, उसके बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो आपको एक ब्रेक थ्रू मिल गया है, तो आपने सोचा कि मैं भी जो है वो अब यही स्पीचेस किया करूँगी। अच्छा, फ़नी करते हो मायरा, या यही जिस तरीके से आपकी बहन मारूज कर रही होती है, सीरियस स्पीचेस वगैरह वो भी करते हो? असल में थोड़ी चिलवली हूँ और मुझे सीरियस नहीं आता सीरियस रहना। मेरे वाला हाल है आपका भी। तो अच्छा, जब लड़ाई होती है किसी से तो क्योंकि जब आप ज़्यादा इस तरीके की आपकी नेचर हो कि आप फ़ौरन हंस देते हो या ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते, तो जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तब क्या करते हो आप? जब लड़ाई होती है, जब थोड़ा सा गुस्सा करते एकदम इतने ज़ोर से हंसी आती कि हंसी छूट जाती है, फिर बस लड़ाई खत्म। अच्छा, मुझे बताओ, यूट्यूब चैनल का जो सिलसिला है या जो सोच है वो कहाँ से शुरू हुई? ये बात है जब कोरोना वायरस आया था, तो जैसा कि आपको पता है जब कोरोना वायरस आया था सब लोग घर में थे और हम लोग को घर में रहना पड़ता था। शुरू में बच्चे थोड़े खुश भी थे कि स्कूल की छुट्टियां होती है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग तंग हो गए कि पूरे दिन घर में और इतने दिनों से घर में, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि मोबाइल देख कर भी बंदा थक जाता है। तो तब पापा का ऐसे यूट्यूब चैनल पे अकाउंट था बना हुआ था और मैंने जो है 2-3 वीडियोस डाली थी ऐसी छोटी बहन की, बहुत छोटी थी, और वो एक उसकी नात की थी और एक में वो छोटी सी थी, तीसरी तो डांस कर रही थी। तो मैंने उसकी वो 2-3 वीडियोस डाली थी।
तो उसके बाद फिर पापा ने कहा कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं चैनल पे। तो उस वक्त तो हम लोग फारिग होते थे, तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते थे और फिर उस पर हम लोग उसको देखते थे, उसके बारे में फिर हम लोग वीडियो बनाते थे और फिर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के हम वीडियो अपलोड करते थे। इस तरह हमारा टाइम भी अच्छा गुजर जाता था और इससे हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती थी, जैसे अखरोट हो गए, माल्टा, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस तरह के हम वीडियोस बनाते थे। उसके बाद फिर पापा को ख्याल आया कि एक अलग सा चैनल बनाएं जिसमें जो है सिर्फ बच्चे हों। फिर पापा ने उसका नाम भी सोच लिया सुपर सितारे, जिसमें हम बहन भाई हों और भी बच्चे जो आना चाहें वीडियोस में। फिर हमने बनाया और फिर हम लोग जैसे पार्क वगैरह में जाते थे तो उसकी वीडियोस वगैरह बना लेते थे, छोटे कज़न्स वगैरह थे उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ। फिर इस तरह जो है सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि स्कूल जाते थे, फिर कोचिंग और टाइम नहीं होता था। कभी संडे होता था तो तब हम जाते थे, वीडियो बना लेते थे या फिर किसी प्रोग्राम वगैरह में जाते थे। अभी जो मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो है हमारे चैनल में स्पीचेस की वीडियोस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम स्पीचेस करने जाते हैं तो फिर वो जो वीडियोस है ना पापा अपलोड कर देते हैं। एडिट वगैरह पापा देख रहे होते हैं। हाँ, और अभी मैं खुद भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्टडी का भी मसला होता है तो पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और पापा शुरू से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आज की जो प्रोग्राम की वीडियो है वो अभी फिर कुछ दिनों में हमारे चैनल पे आएगी। ठीक है, मतलब ये जो आजकल व्लॉगिंग का जो हम कह लें बुखार है, या जिस तरीके से यूट्यूब पे क्रिंज वीडियोस वायरल होती हैं और लोग ऊट पटांग किस्म का कंटेंट बना के वायरल कर रहे होते हैं, वहीं पर कुछ ऐसा कंटेंट भी मिलता है जिससे जो है वो आपको नज़र आता है कि किस तरीके से आप एक प्लेटफॉर्म को अपने लिए और दूसरों के लिए मुफीद बना सकते हैं। मारूज, हमें कुछ स्पीच करके दिखाएंगी आप, ताकि हमें साथ साथ बताएं, बाद में बताइएगा भी कि किस तरीके से आपने जब तकरीर डिलीवर करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आप एक अच्छी डिबेट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। पानी मेरे ख्याल से हमारे पास मौजूद नहीं है, पानी लेंगी? थोड़ा सा हम ले लें, ये लीजिए। शुक्रिया। ताकि जो है ना वो कहते हैं ना कि तकरीर करने से पहले ज़रा गला वाला साफ़ हो तो ज़रा फिर जो है ना वो जोश जज्बा प्रॉपर निकलता है। तो हम ज़रा मारूज से ये भी जानेंगे और मारूज को बोलेंगे ज़रा हमें स्पीच भी करके सुनाएं जी। अगर हम स्पीच की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना वो कॉन्फिडेंस है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपकी स्पीच जो है वो बहुत अच्छी लिखी होती है और आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की होती है, लेकिन जब बंदा स्टेज पर जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इस वजह से जो है ना स्पीच अच्छी डिलीवर नहीं हो पाती और फिर पॉइंट्स भी जो है थोड़े कम मिलते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है, जो मैंने चीज़ देखी है। और कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जो स्पीच जो होती है ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी होती है, पॉइंट्स वगैरह, लेकिन आपको जो डिलीवरी करने का अंदाज़ हो, जो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो चीज़ आपको जितवा देती है। ऐसे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मेन है। उसके बाद फिर किस तरीके से आगाज़ करें, आप जो है किसी शेर से भी कर सकते हैं जैसा भी मैंने करके बताया, या कोई कोट से या फिर किसी क्वेश्चन से। जैसे कुछ लोग आते हैं वो फ़ौरन क्वेश्चन करते हैं और फिर थोड़ी देर से रुकते हैं, तो लोगों जो है ना सोचने मजबूर है इसका क्या जवाब है। लेकिन स्पीच में होता है ना कि फिर वो बंदा जवाब नहीं देता, वो आगे जो है डिलीवर करता है। लेकिन प्रेजेंटेशन में ये होता है कि फिर जो है बंदे फिर जवाब भी दे देते हैं लोग कि इसका ये जवाब है। तो स्पीच कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है। मेरोज, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, ज़रा कुछ हमें करके दिखाएं स्पीच, ताकि हमें पता चले कि मारूज के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ओके, तो जब पहले मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, जैसे हम जब जनाब सदर बोलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा इशारा होता है वो जज की तरफ होता है, जनाब सदर। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को मेरा प्यारा पाकिस्तान वजूद में आया। बाज़ लोग कहते हैं कि ये महज एक सिर्फ इत्तेफाक है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरे रब का इंतखाब है। और दर हकीकत तो ये है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। तो इस तरीके से जो है हम स्पीच अपनी कर सकते हैं। और एक होती है फ़नी स्पीच जो मायरा को बहुत पसंद है, मुझे जो है ज़्यादा सीरियस स्पीच जिस तरह हो गया फ़लस्तीन और जो करंट जो होते रहते हैं उस लिहाज से जो है मुझे स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी, मायरा और मारूज हमारे साथ मौजूद थी। और आजकल जो है आप बच्चों को ज़रा दूर रखें तमाम तर इस तरह की एक्टिविटीज़ से, जैसे सोशल मीडिया हो गया या आप क्रिंज कंटेंट की तरफ चले गए। वहीं पर अगर आप कुछ ऐसा बच्चों को दिखाते हैं या बच्चों को बताते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम होता है कि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है, आपके घर का माहौल
माहौल है। जैसे मारोज़ भी हमें बता रही थी कि एक जो वालिद होते हैं उनकी सपोर्ट जिस कदर इम्पॉर्टेंट है और जिस कदर वो सपोर्टिव हैं हमारे माशरे में, इस तरह के वालिद एक तो वालिदैन बहुत कम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आपके बच्चे में जिस भी किस्म का टैलेंट है आपने उसको पॉलिश करना है, ताकि आपका बच्चा कल को जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो तो वो वही काम करे जिसका उसको पैशन है, जिसका उसको शौक है, ताकि उसके लिए फिर उसको रात दिन नहीं देखनी पड़ती। वो उसका शौक होता है तो वो कर रहा होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मारोज़ और मायरा आप दोनों का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में मज़ीद अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से, अगर हम सिर्फ शहर कायद की बात कर लें तो शहर कायद में जिस तरीके से मंशियात आम है, चाहे पहले हमें लगता था कि वो इलाके हमारे जो कि ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर मंशियात आम थी, या जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो मंशियात की लत में लग जाते थे। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि अब मंशियात का इस्तेमाल एक तरीके से ट्रेंड भी बनता जा रहा है। लोग कूल बनने के लिए भी नशा कर रहे होते हैं कि 4 लोग बैठे हुए, उनमें से 2 लोग नशा करते हैं, आपके फ्रेंड्स, तो लोग आपको कहते हैं अरे तुम नशा नहीं करते हो, तुम भी करो, ये करके देखो। तो हमने देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, हमारे कॉलेजेस की बात कर लें, हमारी लीड क्लास की बात कर लें, वहाँ पर भी मंशियात जो है वो इतनी फरावानी के साथ इस्तेमाल की जाती है और बिकती भी है। बहुत सारे ऐसे, आप मुख्तलिफ ममालिक की बात कर लें तो सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें होती हैं जो कि क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जब नशे की लत में लग जाती है तो वहीं पर ज़रूरी होता है कि फैमिलीज़ की कोशिश होती है कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स या हमारी वाइफ्स या कोई भी रिश्तेदार है आपका, आप चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जाए, अपना इलाज कराए और अपनी ज़िंदगी में वापस आकर काम, रोज़मर्रा के काम देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ये है कि बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है उन अफराद को भी जो कि अपना नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल भी अपना नशा नहीं छोड़ पाते, बल्कि जितना वो पहले करते हैं उससे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल परवेज़ हुसैन, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मॉडल एडिक्ट ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एंटी नारकोटिक फोर्स सिंध से जिनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मौजूद हैं किरण जावेद साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन थेरेपिस्ट, मॉडल एडिक्ट ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एंटी नारकोटिक फोर्स सिंध। सबसे पहले तो आप दोनों का मैं खुशामदीद कहती हूँ। कर्नल साहब आपसे शुरू करूँगी, मुझे बताइएगा कि जो एंटी नारकोटिक फोर्स एक इदारा है किस तरीके से ये काम करता है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस एंड गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। हम आपका सबसे पहला सवाल एंटी नारकोटिक फोर्स के बारे में है। एनएफ 3 मल्टी डायरेक्शन पे काम करती है। ये वफाक का एक इदारा है। इसका पहला काम जो सीज़ वगैरह हैं, सीज़र वगैरह हैं, जो मनशियात वगैरह दुनिया से आती हैं, मुल्क के अंदर दाखिल होती हैं, उनको सीज़ करना, उनको जो स्मगलिंग वगैरह हो रही होती है उसको रोकना होता है। हमारा दूसरा काम है DDR, जिसको हम ड्रग डिमांड रिडक्शन कहते हैं। ड्रग डिमांड रिडक्शन के डिमांड कम होगी मार्केट के अंदर तो फिर इसकी सप्लाई भी कम हो गई। उसके तहत हम 2 काम कर रहे हैं। एक हमारा ये इदारा है जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स करते हैं। दूसरा इसी DDR के तहत हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों को और सोसाइटी को लेक्चर दे रहे होते हैं, इस अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि ये लानत जो है इससे दूर रहा जाए और कैसे इससे बचा जाए। तीसरा हमारा काम होता है जो हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दुनिया के साथ, दुनिया की एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं कि अगर बाहर से आ रही होती है तो उनको बताते हैं कि आपके जो बिग फिशेज़ हैं वो वहाँ पर बैठी हैं, उनकी किन के हमारे मुल्कों के साथ किन लोगों के साथ ताल्लुक़ है उनके, ये इंटरनेशनल हमारी उनके साथ चल रही होती है। तो बेसिकली हमारा ANF का ये काम है। इसके अंदर ही हम, जो मैंने आपको बताया कि DDR जो ड्रग डिमांड, इसके अंदर हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम, चलो मनशियात रोकना तो एक काम है, मगर मनशियात के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हो गए उसको हमने वैसे नहीं छोड़ना सोसाइटी के अंदर कि वो जो हैं, फिर उनके हम रिहेबिलिटेशंस करते हैं। अब हमने जो प्रोग्राम उनकी रीइंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो दोबारा, जिस तरह आपने कहा, वो दोबारा इस लत में ना आ जाए, अनहेल्दी लाइफ से हेल्दी लाइफ की तरफ हम उनको लेके आते हैं। ये हमारा बेसिक काम है हमारे रिहेबिलिटेशन
रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अच्छा, इस पर जो है ना मज़ीद भी बात करनी है। किरण मौजूद है। सबसे पहले क्योंकि मंशियात की जब बात की जाती है ना, तो मंशियात की इतनी सब ब्रांचेस हैं कि आपको हर किस्म का नशा, और जब अक्सर मैं जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये वाला एक नया नशा है जो कि शामिल हो गया मंशियात में। मुझे बताइएगा किरण, कौन कौन से जो है मंशियात के आदी अफराद जो हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, और ड्रग्स किस किस किस्म के होते हैं? देखिए, ड्रग्स तो हमें डिप्रेशन मिलते हैं, स्टिमुलेंट्स मिलते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी को हाई कर देते हैं। यानी आप जो नॉर्मल जिस तरह से एक एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ की, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। उसमें आइस, चर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। आजकल जो हमारा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो फैला हुआ है बदकिस्मती से, वो आइस का है। हम हमारे इदारे एंटी नारकोटिक फोर्स MATRC तमाम तरह किस्म के नशा और उनकी बीमारियों को जो है वो ट्रीट करता है, लेकिन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा शरह आ रही है वो आइस की आ रही है। आइस, और आप ये देखें कि बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा हमारे पास नौजवान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। आप राइट नाउ हमारे पास 8 साल 9 साल का बच्चा भी मौजूद है जो आइस, पेट्रोल इनहेलेंट और आइस यूज़र है। ठीक है, सो आप देखें, और अगर उसकी आप वजह देखें तो घर में फादर जो उसके वालिद साहब हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इस्तेमाल करके बाहर जा रहे हैं किसी काम से या करके, तो जो बाकियात हैं, उस बच्चे ने खुद बताया कि वो जो बाकियात मिलते थे तो उसको तजस्सुस होता था, क्यूरोसिटी होती थी कि ये क्या है, करके देखते हैं। उसने देखा, और वहीं से उसको आदत, रेगुलर यूज़ पे और ये सब डिपेंडेंसी कायम हो जाती है। क्योंकि नशा एक बीमारी है, अगर मैं आपको बताऊं, इट्स अ डिजीज़। डिजीज़ क्या है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल, इंसान का अपने ऊपर बेबसी आ जाती है, ख़ुद पे कंट्रोल नहीं रहता, जानते हुए भी कि इसके कितने नुकसानात हैं, कितने एडवर्स इफेक्ट है। एक नॉर्मल, एक वाइस माइंड इस चीज़ को नहीं लेगा, लेकिन ये डिजीज़ है तो इंसान को बेबस कर देती है, इंसेन कर देती है, अनवाइस कर देती है। इंसान वो जो चीज़ें करने पर मजबूर हो जाता है अपनी इस डिजीज़ की वजह से कि जो ज़िंदगी में नॉर्मली या माशरे में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, जैसे किरण आप बात कर रही हैं, अगर हम देखें जिस बड़ी तादाद में लोग नशा कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लोग आपके पास थेरेपी के लिए भी आते होंगे, तो आपको जो वजह नज़र आई है, लोगों में अक्सर सवाल करते हैं कि क्यों शुरू किया नशा, तो वो बुनियादी वजूहात 2-3 क्या होती हैं? देखिए, मेन जो मैंने आपको बताया वो ये कि घर में कोई ना कोई यूज़र होगा, घर में, एक्सटेंडेड फैमिली में, ख़ानदान में। दूसरा मेन ट्रॉमा बहुत ज़्यादा अटैच है, और वो ट्रॉमा जो उसकी ज़िंदगी में, गुजरी हुई ज़िंदगी में रहा या गुजर रहा है, जिससे चाइल्डहुड ट्रॉमा पे बहुत ज़्यादा थेरेपी जो साइकोलॉजी है वो बिलीव करती है कि ट्रॉमा जिसमें हो। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, घर में माँ बाप का ना बनना, या माँ बाप का इतना ज़्यादा सख्त होना, या पेरेंटिंग इस टाइप की होना जिसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होना, बाउंड्री सेटिंग करना, और इन्फॉर्मेशन और फर्म होके पेरेंटिंग करने एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवरली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी बच्चों को बागी कर देती है। बाहर उनको राय मिलता है कि वो कहीं पर देख सके कि राय फरार उनको मिलता है बाहर, फिर वो उन लोगों में मिलते हैं और वो लोग उनको गाइड करते हैं कि ये चीज़ है जो तुम्हें शायद इस चीज़ से, वो होता है लगा दम मिटा गम। ये बहुत ज़्यादा आप देखें तो हम इन पेशेंट से ही हमने ये चीज़ें सुनी है कि माशरे में ये सब चीज़ें फैली हुई हैं कि इससे हम बिल्कुल अपनी दुनिया में खो जाएंगे और गमों से जो है वो भूल जाएंगे। अभी मैं इसमें थोड़ी चीज़ ऐड ऑन करूँगा जो आपने सवाल पूछा, मैडम ने बताया कि आप देखें इसमें मेन वजह एक और है जो कम्युनिकेशन गैप है वालिदैन का अपने बच्चों के साथ, ये भी बहुत एक वजह बनती है कि पैसा तो बहुत आ गया है, हम सब कुछ कर रहे हैं मगर अपने बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर रहे। जो राय फरार वाला हो कि वो घर में तो किसी से बातचीत नहीं कर रहे, उसका दोस्त नहीं है, माँ और बाप उसका दोस्त नहीं है, तो वो फिर बाहर जाके सोसाइटी में बैठता है। जब सोसाइटी में बैठता है तो उसको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। तो जब बुरे लोग मिल जाते हैं तो फिर वही वाला होता है कि यार ये बैठ ये गम, मतलब तो असल बात हमारा सिर्फ ये वजह है, मैं अक्सर ये लोगों से बात भी करता हूँ कि हम जिन औलाद के लिए कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो ही नहीं रही तो फ़ायदा क्या होगा। तो बेहतर है आज उसको टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनके दोस्त बने, उनके साथ गपशप लगाएं, उसको बताएं माशरे में कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है। अच्छा, आप ही बेहतर वालिदैन बेहतर बता सकते हैं। अच्छा करण साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से अगर हम माशरे में देखें बहुत सारी ऐसी मंशियात है, जैसे किरण भी बात कर रही थी कि जिस तरीके से हम बात कर लें सिगरेट की, या जैसे हम बात कर लें चरस की, ये वो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग बहुत कह लें आपके लोग कहते हैं ये नशा है ही नहीं। अब आप जिस तरीके से हमारे शहर में चरस आम बिकती है, हर दूसरा बंदा, मतलब आप कहते हैं कि अच्छा अगर कोई बड़ा राइटर है तो वो
पी के फिर लिखता है तो उसको फिर आमद होती है। कोई म्यूजिशियन है, कोई डायरेक्टर है, किसी भी लेवल का बंदा है, आम जिंदगी में भी लोग कहते हैं कि भाई हम जब तक कोई ना कोई नशा जो है वो ना करें तब तक जो है वो हम काम नहीं कर सकते। अब सबसे ज़्यादा मिसाल जो हमारे पास बहुत हम सुनते हुए आ रहे हैं कराची के लोग, वो तो ये कि ट्रक ड्राइवर्स का आप देख लें, उनका होता है कि हम तो सारी रात ड्राइव ही नहीं कर सकते जब तक हमें ये नशा ना मिले। तो मुझे बताएं कि ये जो नशा है इसकी रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स क्या कर रही है, क्योंकि हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एंटी नारकोटिक फोर्स अपने लेवल पे बहुत काम कर रही है और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपको मैं छोटी सी मिसाल दूँ, हम पूरे कराची सिंध के अंदर वी हैव 400%, हमारे पास 400 की नफरी है जो हम पूरे सिंध को हम देख रहे हैं। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान का देखें तो तकरीबन 3000 के करीब हमारे पास लोग हैं, ANF देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने रिसोर्स के होते हुए भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें मीडिया पे जो आप कह रही नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती कि हम इनको मीडिया पे नहीं लाते, क्योंकि हमारा काम ये कैरियर नहीं होता, इनके पीछे जो बिग फिशेज़ हैं वहाँ तक पहुँचना होता है। अगर हम इनको ले आएँ मीडिया के ऊपर तो वो हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। उस पर बहुत काम हो रहा है, मगर आप देखें ना कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि इतने अब USA अमेरिका पूरी दुनिया को फंड दे रहा है, पैसा दे रहा है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो जो काम कर रहा है, मगर वो भी रोक नहीं सका। इसको बिल्कुल रोकना जो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो केमिकल आ रहे हैं, अभी उसकी स्मगलिंग जो है ना हम तो रोक सकते हैं, मगर हमारे कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो गारमेंट फैक्ट्री और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को चाहिए होती हैं। अब वहाँ तो हम उसके लिए भेज रहे हैं, मगर वहाँ से फिर वो प्रिफरेज होकर बाहर लोगों को मिलती हैं, जिससे ये आजकल केमिकल जो ड्रग्स हैं ये बनती हैं। तो इसको बिल्कुल रोकना, हम ये कहें कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद अगर अमेरिका नहीं रोक सकता तो हमारे लिए रिसोर्सों के साथ बड़ा मुश्किल है। हमारा काम ये है, अभी आप जो बताया कि हम इसको किस तरह एज ए सोसाइटी इसके ख़िलाफ़ लड़ना है, जिसमें आप लोगों का काम है अवेयरनेस फैलाना, हमारा काम है लोगों को रोकना। देखें, जब लोगों को अवेयरनेस होगी, डिमांड कम होगी, तब ये मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड वाला काम। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जब सड़कों पर निकल के कर रहे होते हैं ना बात, तो कहते हैं भाजी जब तक ये पीछे से आना बंद नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं उनसे कहती हूँ अच्छा मतलब अगर जहर मिल रहा है मार्केट में तो लेना है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई जब तक पीछे से बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मगर इसकी मिलकर काम करना होता है, इंडिविजुअल चेंजेस आएगा। अगर मैं आज अहद करती हूँ कि मैंने अपने आप को इससे बचा के रखना और अपने करीब के लोगों को, तो सोचिए हर एक शख्स जब इस तरह सोचेगा तो एक मास उसके रिलेशंस होते हैं। अच्छा किरण, मुझे ये भी बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से, अब बहुत बड़ी तादाद में वो अफराद हैं जो कि आदी हैं। लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का रुख इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज निकल कर आती हैं जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर भी अगर आप कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर तो मंशियात वहाँ पर अंदर भी मिल रही होती हैं, लेकिन अगर हमने एक इंसान जो कि मंशियात का आदी है उसको इस लत से बाहर निकलना है, क्या इलाज किस तरीके से मुमकिन है, और या क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए या नहीं? देखिए, सबसे पहले हमें यही बात समझनी है कि देयर इज़ अ होप, उम्मीद है। ऐसा नहीं कि जो इंसान नशे में लग गया तो अब वो कहीं भी कारामद नहीं हो सकता। वो इलाज के लिए आ सकता है, रिहेबिलिटेट हो सकता है। क्योंकि आप देखिए तो आम तासुर क्या है माशरे का कि ये तो नशाई है, ये तो चरसी है, ये तो हीरोइनची है, ये तो कुछ भी नहीं, इसको हकारत से देखा जाता है। आप सोचें यही चीज़ है जो आपने कहा रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं आता, यही चीज़ उनको डीमोटिवेट करती है कि माशरा तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा किसी सूरत, तो हम सही होके भी क्या करेंगे, या हमारे उनके अंदर मोटिवेशन और होप ही ख़त्म हो जाती है। सो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ये बात बताना चाहते हैं कि देयर इज़ अ होप, उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ को मैनेजेबिलिटी की तरफ लेकर आ सकते हैं। MATRC हमारा जो मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है बाय एंटी नारकोटिक फोर्स, ये एक अरसा दराज से इस चीज़ पे काम कर रहा है ताकि हर शख्स जो कि इस लानत में मुब्तला है उसको एक कारामद शहरी बनाया जाए। 3 महीने का हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। इसमें आप देखें बच्चे, औरतें, मर्द, यानी आप देखिए बहुत से आपको रिहेबिलिटेशन मिलेंगे जहाँ पर से मर्दों को फैसिलिटी दी जा रही है क्योंकि एक्सेप्टेंस ही है। ये भी एक स्टिग्मा और एक हमारे यहाँ का डिलेमा है कि औरत के लिए तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं हमारा MATRC एंटी नारकोटिक फोर्स औरतों को भी, फीमेल्स को भी कैटर करता है ताकि वो भी अपने घर बार या जहाँ पर भी वो लैकिंग फील करती है इस नशे की वजह से अनमैनेजेबिलिटी, वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सके।
ठीक है जी, हमारे साथ जो है वो किरण जावेद मौजूद हैं, साथ ही साथ कर्नल परवेज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं मंशियात की रोकथाम की। मंशियात के आदी अफराद किस तरीके से उनका इलाज मुमकिन है, क्या कोई उम्मीद है? लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मंशियात के आदी अफराद किस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स सिंध किस तरीके से अपना काम कर रही है और रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है, उस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे किरण से भी हमने पूछा, कर्नल साहब आप भी मुझे बताइएगा, जो लोग अब मंशियात के आदी हैं और लोग जो हैं अब बिल्कुल ही उनके घर वाले उनको 3-3 बार एक रिहेबिलिटेशन सेंटर छोड़ा है, अब आप लोग भी रिहेबिलिटेशन पर काम करते हैं, अगर कोई इंसान कोई शख्स जो है वो नशे का आदी है और उनको आप तक पहुंचना है, किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं? देखिए, हमारे 5 इदारे सिंध के अंदर काम कर रहे हैं और मैं आपको ये भी बताना कहूँगा, ये जो टोटल हम इलाज कर रहे हैं, हमारे 5 सेंटर्स हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की एड के साथ, फंड्स के साथ चल रहा है। हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करते हैं, जिसमें 3 सेंटर्स हमारे कराची के अंदर हैं, एक लियारी, मंगोपीर और मलीर, 2 हमारे एक हैदराबाद में है और एक सक्खर के अंदर है। तो ये 5 सेंटर जो है, इसमें जितने भी लोग आते हैं, इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट ईयर सिंध गवर्नमेंट की मदद से हमने ये किया कि आप देखें, पहले जो आपने पहले सवाल किया थे, लोग आते हैं फिर आदत बन जाती है, उस पर हमने एक स्टडी की, हमने कहा इसकी मेन वजह क्या है। ज़्यादातर गरीब लोग थे, इसमें आते थे, तो वह जब वापस जा रहे होते थे तो कहते सर अब हमने किधर जाना है। तो उस सिलसिले में फिर हमने एक काम शुरू किया है, स्टिफ्टा सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है, जिसके तहत हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम इनको बेसिक स्किल दे रहे हैं। मज़ा ये है कि जब यहाँ से वो रिहेबिलिटेट होके जाएं, वापस सोसाइटी के अंदर एक कारआमद इंसान बन सकें, अपना कोई काम कर सकें। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो अपना छोटा मोटा कारोबार, जिसमें हम दे रहे हैं प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है, लेडीज़ को कुकिंग क्लासेस दे रहे हैं, ब्यूटी पार्लर की क्लासेस दे रहे हैं। तो ये काम जब वो वहाँ से जाए तो उसके पास एक बहाना ना हो कि अब जाके क्या करें, तो वो अपना काम अगर चाहें तो वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा एक अभी जो पहले सिर्फ MATRC था, अभी हमारा है मॉडल रिडक्शन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सेंटर्स। हम सोसाइटी के अंदर उनको दोबारा लाने की कोशिश बड़ा कर रहे हैं। ज़रूरी भी है। और कर्नल साहब, जिस तरीके से आप मंशियात पे बात करें ना, जिस तरीके से मंशियात फैली हुई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसकी अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि जैसे किरण भी बात करी थी ना कि एक वाइज माइंड कभी भी जो है वो जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाता। जो हमारे पास 3 मंशियात हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग जिस चीज़ का नशा करते हैं, एक तो आपने बताया आइस है। अब अगर कोई इंसान आइस ले रहा है, अब इसके नुकसानात उसकी बॉडी में होते क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो माशरे का तसव्वुर है आइस लेने में, उसको मैं ख़त्म और गलत करार देना चाहती हूँ कि इससे जो है आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप बहादुर हो जाते हैं और आप आम अल्फाज में कहूँ तो तुर्म खान समझते हैं, जहाज़ बन अपने आप जाते को, हैं। आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आर्जी फीलिंग है जिसको हम कहते हैं कि रियल, आर्टिफिशियल और फेक, जो कि डोपामीन लेवल हमारे जो माइंड में होते हैं वो हाईजैक हो जाता है ड्रग के थ्रू, जो स्टिमुलेंट के थ्रू हाईजैक हो जाता है। एक डोपामीन एक ऐसा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इससे हमें अच्छा लगता है, हमें तारीफ होती है, कुछ गिफ्ट मिलता है, कुछ बोनस मिलता है, तो हमें जो अच्छा लगता है हमारे नेचुरल लेवल्स होते हैं। लेकिन जो ड्रग है वो इस नेचुरल लेवल्स को क्रॉस करके एक्सीड कर जाता है, जिसकी वजह से हम यूफोरिक हो जाते हैं, हम हाई बज, जो भी लोग इसको फील करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, विच इज़ टोटली डिसफंक्शनल, विच इज़ टोटली एडवर्स और जिसके बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये जो आर्जी इफेक्ट है, जब ये ख़त्म होता है तो उसके बाद इंसान मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जिससे वो खुद खौफज़दा हो जाता है। और इस खौफ से बचने के लिए, इस गिल्ट, खौफ, इस शर्म से बचने के लिए वो दोबारा उसको लेगा, ताकि वो दोबारा से उस अनरियल जो भी वो पॉजिटिव फीलिंग समझता है, जो कि उसको लगता है, उसको फील कर सके। और आप देखिए वो किस तरह इस साइकिल में, इस विशियस साइकिल में फंसता चला गया, वो इस दलदल में फंसता चला गया। इसी वजह से डिजीज़ है कि इंसान बेबस हो जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल उसके पार्ट पे आ जाता है।
सो इसको खासकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स लेके जाते हैं कि सुबह हमारा पेपर है और सारी रात जो है वो जागेंगे, सुबह कोई क्विज, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू है तो उसके लिए वो ये लेंगे और बिल्कुल बेहतर तौर पे देंगे, जो कि वो अगर लॉन्ग रन में देखें तो कुछ महीने या साल ही लगेंगे, कुछ में तो कुछ दिनों भी लगते हैं और वो डाउनफॉल में चले जाते हैं और उस पढ़ाई जिसके लिए उन्होंने किया था उसके भी काबिल नहीं रहते। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की ना कि हम नशे की बात कर रहे हैं, लोग हाई हो जाते हैं, बज़ में चले जाते हैं, लोगों को हिट करता है नशा। अच्छा, ये हमने देखा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है ना ये बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि आपने जाना है, पार्टीज़ में जाना है और आपने नशा लेना है। अच्छा, तुम 4 दोस्त बैठे हो, अच्छा तुम पार्टी नहीं करते, अच्छा यार तुम तो बहुत चली, तुम तो मम्मी डैडी हो, अच्छा तुम हो, चलो यार चलेंगे हम ये करेंगे। तो मुझे बताइए, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, जो इतना हमारे यहाँ कूल हुआ हुआ है, ये इसकी वजह क्या है? ये कौन सी साइकोलॉजी है? मैं बताती हूँ इसमें सबसे मेन बात लो सेल्फ इस्टीम। क्योंकि मैं अगर ये समझती हूँ कि मुझे अगर आप इस ग्रुप के साथ जो है वो इन्वॉल्व होना है तो मेरा अपना कोई मुझे एक्सेप्टेंस तब मिलेगी जब मैं वो करूँगा जो ये कर रहे हैं। जैसे इफ दे आर यूजिंग आइस और हैश, वीड या कुछ भी, सो मेरी अपनी कोई सेल्फ इस्टीम नहीं है ना कि जो मैं खुद एक डिसीजन ले सकूं। मैं उनके साथ मैनेजमेंट होने के लिए, मिलने के लिए मैं ये करूँगा ताकि मुझे एक्सेप्ट किया जाए। सो जब मुझे एक्सेप्ट, देखें नीड फॉर अप्रूवल क्यों है, नीड फॉर रीअश्योरेंस दूसरे से क्यों है? इसलिए कि अपनी नहीं है। इंसान खुद अपने आप का सेल्फ वैल्यू नहीं देता, वो सेल्फ इमेज उसका लो है। दूसरे की अप्रिसिएशन से वो अपने आप को अच्छा समझता है, दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी से वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा। आपने देखा होगा किसी ने कहा अच्छी लग रही है तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे, जब किसी ने कहा नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आप जो ओवरऑल अच्छी लग रही है उस पर भी कहेंगे यार आज मैं अच्छी नहीं है, टुडे इज माय बैड डे, मैं आज शो में अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? आपको खुद क्यों नहीं पता कि मेरी अपना सेल्फ इमेज मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है बिकॉज आई नो आई एम लुकिंग ग्रेट। मैं तो ये करती हूँ, मैं तो अक्सर इन लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मुझे नहीं बताते मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। आप तारीफ करें ना करें, दैट डजंट मैटर। मुझे कहते हैं आप बहुत खुद पसंद है, मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं। वो जो होती है ना सेल्फ एश्योरेंस, वो काफ़ी होती है। अच्छा करण साहब, मुझे बताइएगा, जैसे हम बात भी कर रहे हैं नौजवानों में जो बढ़ता हुआ इसका रुझान है, हम जैसे किरण से ही पूछ रहे थे, आप बताइए आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? जो मैडम ने अभी आपसे बात की और पहले मैंने आपसे ये बात रिपीट की कि हम अपने घरों के अंदर बच्चों को वो माहौल नहीं दे पाते। तो हम जब सोसाइटी में बाहर जाते हैं अपनी एक्सेप्टेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, फिर लोगों की कि यार ये हमें अपनी महफिल में बिठाए, तो उस वजह से हम फिर उसी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात आपसे मैं ये कहूँगी, जो स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे हम बीइंग टीचर, हमारी अगर तवज्जो है, फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, तो बीइंग टीचर मुझे एक पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा जो है ना पहले बहुत अच्छा था, अब डाउन जा रहा है। ऐसे ही। मगर हम ये बात पेरेंट्स को कन्वे करने में थोड़ा सा झिझकते हैं कि शायद इसके वालिदैन माइंड न कर जाएँ और मेरे कॉलेज की स्ट्रेंथ कम ना हो जाए और मैं अपने प्रिंसिपल के सामने बुरा ना बन जाऊँ। ये जो सोसाइटी के अंदर है ना, इसको हमने माना, इसी पर हम अवेयरनेस लेक्चर्स देते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के देते हैं। हम वालिदैन को भी ये बताते हैं जो उनके होते हैं, उनसे भी हम इंटरेक्शन करते हैं कि बच्चों के अंदर आप जो कुछ सिम्टम्स हैं वो अगर देखते हैं तो आप फ़ौरन उसको, जो शुरू में अगर आप आ गए, आपने बच्चे को पकड़ लिया कि ये इस चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान और मुमकिन हो सकता है बनिस्बत के वो ज़्यादा नशा दे और वो टाइम आपके सर से गुजर जाए। तो अच्छा, जैसे करण साहब बता रहे हैं ना कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल पर जाकर जो है वो अवेयरनेसेस भी दे रहे होते हैं, जो बड़ा ज़रूरी है। उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है। अभी कई ऐसे हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि नहीं हमारे उधर ये चीज़ ना आ जाए। हम उनको पहले कन्विंस करते हैं कि नहीं, उन्हीं के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उधर से भी अच्छे पॉजिटिव क्वेश्चन वगैरह हो रहे होते हैं। बच्चे जो ज़्यादातर, मैडम ने बताया कि जी वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस वजह से कि पेपर अच्छा होता है, एक मिथ बनी हुई है ना, वो नहीं होता। मसला ये होता है कि वो दिन, वो पेपर तो गुजर जाएगा, मगर अगले साल फिर आप उस एक पेपर देने के बजाय सारे पेपर भी नहीं दे सकते। ये एक बात, ये एक चीज़ समझाने वाली है हमारे बच्चों को, जो है ना, ये अवेयरनेस देने की लाजमी है। अच्छा, जैसे करण साहब हम देख रहे हैं कि अगर जिस तरीके से किरण भी बात करी थी कि पहले हम देखते थे, हमारे यहाँ ये रिवाज था कि मर्द हजरात नशा किया करते थे, फिर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे नशा करते हुए में नज़र आए, फिर ख़वातीन में ये रुझान बढ़ गया। अब ख़वातीन में जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि इससे अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे सर पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, लेकिन हमसे जो पहले, जो हम अपनी माओं की बात करें, उनसे कम है हम पर जिम्मेदारियाँ। वो तो सुबह 4 बजे उठ के रात तक लगी रहती थी, यहाँ पर तो उस तरीके से
जिम्मेदारी नहीं है? हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ख़वातीन का है, ज़्यादातर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास ज़्यादा केसेस आते हैं, फैमिलीज इशूज़ घर के अंदर, या फिर हस्बैंड अगर पी रहा है तो वो फिर बेगम को भी कहता है कि वाइफ भी उसकी जो है वो भी पीना शुरू कर दे। ये भी एक हमारे पास वो है सोसाइटी के अंदर, या फैमिली के अंदर सारे पी रहे हैं तो फिर वो जो है वो फिर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर ये फैमिलीज इशूज़ की वजह से जो हमारा है सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उस वजह से फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये वैसे बहुत आम है, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि मर्द हजरात नशा कर रहे होते हैं तो वो जब घर पर आते हैं ज़बरदस्ती अपनी बेगमात को भी कह रहे होते हैं कि आप भी लें, आप भी नशा करें, या जो व्हाट्सोएवर। अच्छा, जिस तरीके से किरण हम बात कर रहे हैं, अगर ये नशा आप कर रहे हो और आप अब इसके आदी हो और आपका फैमिली का, हमने अक्सर, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके घर का माहौल बड़ा डिसेंट है, वो जॉब भी कर रहे होते हैं, उनके पास डिग्रीज़ भी होती हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और चलते चलते अचानक से डिट्रैक हो जाते हैं, तो उस पर भी हमने बात करनी है। और उसके बाद जब नशा कर रहे होते हैं तो क्या आपके जहन में आपकी फैमिली या आपके बच्चों के बारे में कोई थॉट नहीं आती? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मंशियात के हवाले से बात कर रहे हैं हम, हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, साथ साथ किरण भी मौजूद हैं। जिस तरीके से मैं आपसे बात करी थी ख़वातीन के हवाले से, और या उन फैमिलीज़ के या उन अफराद के हवाले से जिनकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे होती है, उनको कोई फैमिली इशू नहीं होता, डिग्री भी अच्छी होती है, जॉब भी अच्छी होती है, लेकिन अचानक से अपनी ज़िंदगी में वो डिट्रैक हो जाते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है? देखें, ये ज़ाहिरी है, ये अपेरेंटली दिख रहा है, जो कि इसकी उनकी लाइफ अच्छी है, उनकी जॉब अच्छी है, उनका घर अच्छा है, एजुकेशन इतनी अच्छी है, ये हमें दिख रहा है, बट एक्चुअल में वजह क्या है, रीजंस क्या है, अंदर चल क्या रहा है, ये हमें नहीं पता चलता। हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो पूरा दिन अपना अच्छा गुजारते हैं और रात को एंटी डिप्रेशन खा के सोते हैं, बट हमें नहीं पता होता एज अ ले मैन। ये तो हम साइकोलॉजिस्ट थेरेपी में जब देखते हैं लोगों को, तो हमें अंदाज़ा होता है कि लाइफ अपेरेंटली कैसी होती है, इंसान अपने अंदर जहन में क्या सोच रहा होता है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंसान राइट वे में चल रहा है और वो नशे में चला गया। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि उसमें कोई ना कोई ट्रॉमा अटैच्ड है, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज रीजंस भी हो सकते हैं, ट्रॉमा रीज़न हो सकते हैं, पीयर प्रेशर रीज़न हो सकता है, तो डिट्रैक होने का रीज़न ये भी हो सकता है, कोई बुरी सोहबत में हो सकता है, इसके अलावा कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अचानक से आ गए जो वो झेल नहीं पाया, वो डील नहीं कर पाया, वो नहायत डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो गया, तो वो उसको लगा या उसको कहीं से इंट्रोड्यूस होगा, आप ये करके अपना जो है एटलीस्ट दबाव कम कर सकते हो, फिर चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा किरण, मुझे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि टाइम कम है, सवाल ज़्यादा है, मुझे बताइएगा अगर फॉर सपोज कोई इंसान रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है, तो एक इंसान जो कि नॉर्मली नशा करता है, अब अचानक से, अब जैसे कल वो कर रहा था, आज उसको हमने किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसकी एंट्री करा दी है, तो आज उसने नशा नहीं करना, ऑफ कोर्स उसको नहीं मिलेगा। क्या आप लोग किस किस तरीके से जो है वो 3-4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों को आप ये कह सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर से सही निकलेंगे? वो ये वजह होती है कि हम एक तो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको कहा 3 मंथ्स का प्रोसेस है हमारा, तो डिटॉक्सिफिकेशन शुरू के 2 हफ्ते तो समझे जो उसकी ड्रग जो बॉडी से फ्लश आउट करनी है उस पर गुजरता है। उसके बाद थेरेपी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, हमारी टीम है, साइकेट्रिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल वर्कर्स हैं, नर्सेज है, पूरा हमारी टीम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही है रिहेबिलिटेशन MATRC-INF में। सो हर फेज से जो गुजरता है तो तमाम जो स्टाफ है, जो जितनी भी टीम है, वो उस हिसाब से उनको मदद दे रही होती है रिस्पेक्टिव फेज में। सो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वो आते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी के मरहले में, जो थ्रू आउट चलती रहती है, जिसमें उनकी साइकोलॉजिकली जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी सोचें, उनके थॉट पैटर्न्स, उनके पुराने ओल्ड बिहेवियर्स जो कि अनहेल्दी थे, उन पर काम होता है। उनके अंदर इंसाइट डेवलप करवाते हैं, यानी उनके अंदर अवेयरनेस, आगाही कि आप समझते हैं कि आप किस चीज़ में मुब्तला हैं और ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं आपको बताऊँ, डिनाइल में होते हैं, वो समझते हैं नहीं मैं तो आ गया क्योंकि अम्मी ने कहा, अब्बू ने कहा, वाइफ ने कहा, बच्चों ने कहा, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में ऐसे भी होते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हमारी डिफरेंट चीज़ों, हमारी इंटरवेंशन है, उसके थ्रू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को मानने पे आमादा हो जाते हैं और ख़ुद ही अपनी, ये नहीं कि फोर्सफुली, क्योंकि आपको पता है साइकिक फोर्सफुली चेंज नहीं की जा सकती, काम करवाया जा सकता है लेकिन सोच नहीं बदली जा सकती। वो अपनी सोच बदलने पे खुद ब खुद आमादा और मोटिवेट हो जाते हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ, हम भी एक आरामद, एक प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकते
सकते हैं इस मुल्क का, जिसमें हमें कल से आपने भी बताया कि हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हम उनको देते हैं। हमारा इंटीग्रेशन का जो हमारा री इंटीग्रेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता से जब 3 मंथ्स पूरे होते हैं तो उसके बाद वो री इंटीग्रेट इस तरह करते हैं। हम उनको डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वो कंप्यूटर सिखाना, कंप्यूटर स्किल्स हैं, हमारी टेलर स्किल्स हैं, इसके अलावा दीगर स्किल्स हैं जो वो उस हिसाब से कि वो जो कर सकता है इंडिविजुअल वो करे और अपना काम जो है वो आगे ज़िंदगी को। दूसरा जो आपने इन्होंने बात बताई आपको कि हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट सिर्फ बच्चों की नहीं होती, जो उसमें ड्रग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ये डिटॉक्सिफिकेशन के बाद रिहैब में जाते हैं तो उनसे वजूहात भी पूछी जाती हैं। अगर वो किसी पेरेंट्स की वजह से, वालिदैन की वजह से, पीर प्रेशर की वजह से वो ड्रग में इन्वॉल्व हो गया तो हम उनके वालिदैन को भी बुलाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग होती है कि आपके इस एक्ट या इसकी वजह से जो है ना ये हो गया। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होती है प्रॉपर, हम उनकी मीटिंग्स कराते हैं, फिर उनके साथ ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मिलके उनकी भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि आपका वजह क्या, देखें ना कोई वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ। तो फिर हम उनके बच्चे के साथ, उस पेशेंट के साथ, उनके वालिदैन को भी हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं। प्रॉपर एक ट्रीटमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, कॉलर एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक ठाक। जी इमरान। अच्छा, मेरा सवाल बेसिकली कर्नल साहब से और डॉक्टर साहब से ये था कि मेरे अपने कुछ जानने वाले ऐसे हैं जो ड्रग एडिक्ट थे, तो उनको रिहैब भी हो गया, उनका इलाज भी हो गया, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद 3-4 महीने के बाद उससे ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना वो नशे करने लगे। तो ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या होता है कि वो उससे ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं? क्या रिहैब सही नहीं हुआ या इलाज सही नहीं हुआ? इसके बारे में कुछ प्लीज़ थोड़ा बता दें। दूसरा ये बता दें कि आप लोगों का जो तरीके इलाज है वो क्या है, किस तरह करते हैं आप लोग, ताकि जो कुछ लोग घर में भी बहुत से अपने बच्चों को रखते हैं तो उनको भी कुछ गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। बताइएगा, जिस तरीके से घरों में लोग होते हैं, अब घरों में बच्चे आपने रखे हुए हैं और या बड़े भी होते हैं, आप देखते हैं उनका बिहेवियर बड़ा चेंज हो जाता है, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर घरों में कोई इंसान इसको ट्रीट करना चाहे, बहुत माइनर स्टेज है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी है इसकी? ये मैडम देखिए, इसमें जो घर में जो आप देखें, सबसे पहले हमारे पास वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करने होंगे एज अ पेरेंट कि बच्चे का या नौजवान का या मेल या फीमेल कोई भी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो एडिक्शन है ना वो किसी भी क्लास को नहीं देखती, जेंडर को नहीं देखती, एज को नहीं देखती। सो कोई भी जिसमें एक आपको तब्दीलियाँ महसूस हों जो कि गैर मामूली हैं, ठीक है, तो उसको हमने देखना है। जैसे स्लीप, अगर सोना उन्होंने देर तक मतलब जागे रहना है और देर तक सोते रहना, ये तब्दीलियाँ, खाना पीना उनका बहुत कम होता जा रहा है। जिस तरह आई स्टिमुलेंट जो यूज़र्स होते हैं वो बहुत कम खाना पिया तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो कई दिन तक खाते भी नहीं हैं, राइट। इसके अलावा स्नीकिंग पिकिंग बिहेवियर्स होता है, छुप छुप के रात को घर से भागना है, या अभी आपसे बातचीत होंगी, अभी आप ज़रा से उठ के कहीं गए हैं तो गायब होंगे और आप ढूंढते जा रहे, नहीं मिल रहे, तो बाहर जाना आना, फिर बाहर देखे तो किन लोगों में उठना बैठना हो रहा है, इस तरह की कई तब्दीलियाँ महसूस हो रही हैं। चाल ढाल में फ़र्क है, ठीक है। उसके अलावा आंखें आपको लाल दिख रही हैं जो कभी कभार हो सकती हैं कि सर दर्द से या कुछ इन्फेक्शन हो गया, लेकिन जो एक तसलसल से चलती जा रही हैं तो उस पर भी अलार्मिंग साइन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गुस्सा, मूड स्विंग्स के बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जो कि नहीं था, और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होना शुरू हो गई है, माँ बाप से उस तरह से बात कर रहे जो पहले कभी नहीं की या उस तरह से हाइपर होके नहीं की। तो ये सब जिस्मानी, आपकी बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली जो चेंजेस, तब्दीलियाँ आप देखें तो उनको फ़ौरन देखिए, समझ में नहीं आती पेरेंट्स को तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लें, इदारे के पास आए। हमें TRC हमारा ओपन है तमाम लोगों के लिए। ANF ने ये एक बहुत अच्छा ऑफ़र तमाम नेशनल्स पाकिस्तानियों को दिया हुआ है कि आप लोग आइए, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, या जो लोग इस मुब्तला हैं इस लानत में, इलाज करवाइए और उनको कारामद बनाइए। हम मदद करेंगे किस तरीके से। दूसरी बात इन्होंने जो सवाल किया, देखें आपको पता लग गया, इनिशियली आप कंसर्न ज़रूर करें डॉक्टर के साथ। किसी भी, हम ये नहीं कहते, हमारे पास किसी भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको एडवाइस करेगा। अगर आप उसका घर पे इलाज करना चाहते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट है, आपने कैसे उसको लेके चलना है, उसकी बर्दाश्त चाहिए। फिर आपके साथ जो जहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि इसको एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं
नहीं है, या आप अगर घर पे रखना चाहते हैं तो इस तरीके के साथ लोगों को लेके चलना है। कंसल्ट जरूर करें, कंसल्ट जरूर करें। पेरेंट्स समझते नहीं, खुद ही हो जाएगा, छोटा मोटा ये नहीं होगा, ये देखिए फिर आगे जाके वो। अच्छा, लिटरली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जो इनके एड्रेसेस हैं कराची के, वो हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरीके से हम बात करें ना कि आप कंसल्ट कर लें, क्योंकि माँ बाप जो है ना, वो एक जो आपको सोसाइटल प्रेशर होता है कि किसी को पता ना चल जाए मेरा बच्चा नशा करता है, किसी को पता ना चल जाए, उसकी वजह से आप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब उसके बाद जो है वो आप घर में ही ट्रीट कर रहे होते हैं, या आपकी कोशिश होती है, या आप कोशिश करते हैं कि इंसान इसको कहीं मैं भेज दूँ। अच्छा, अक्सर हमने तो ये भी देखा है, हमने क्या देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कि हमारे बिल्कुल ही सामने इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने अपने बच्चे को 1-2 दफ़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर डाला, जिस तरीके से इमरान भी बात कर रहे थे। उसके बाद वो बाहर आए, वो मज़ीद नशों में लग गए, फिर उन्होंने तीसरी चौथी दफ़ा नशा किया, मतलब वो 3-4 दफ़ा उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर डाला, फिर उन्होंने कहा इनको दुबई भेज दो। फिर वो साहब दुबई चले गए। अब फिर वो दुबई में रहकर आए, फिर वहाँ भी उनका नशा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं से उनको थोड़ा बहुत नशा मिला होगा, उन्होंने वो नशा वशा किया। फिर उन्होंने वहाँ पर भी, क्योंकि वो क्या एंगर इश्यूज़ होते हैं, आपको नहीं पता चलता, आप अपनी सेंसेस में नहीं होते, फिर वहाँ से डिपोर्ट हुए। उसके बाद फिर वो यहाँ पर जो इनकी कोशिश, ये मुझे बताइए इतने अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास कंसेप्ट ये है कि बच्चे का हमने इलाज करा दिया और वो ठीक हो गया। नशे का ऐसा नहीं है। जब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से निकलता है तो हम लोग उनको गाइड करते हैं, क्योंकि एक इसको मैनेज करना है, फिर पेशेंट को आपने साथ देना है। इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे धुआं देख लिया, नशा देख लिया, फिर वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया, उसका इलाज हो गया, ये दवाई नहीं है। देखिए, इट इज़ मैनेजमेंट है। फिर उसको जिस तरह हम कहते हैं ना कि शुगर पेशेंट है या BP का प्रेशर, उसको हम छोटी सी दवाई दे देते हैं और वो चलता रहता है, ये नहीं है। इसमें आपने फिर हमारा जब भी हम इसको DC करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो हम पेरेंट्स को गाइडलाइन देते हैं कि फॉलोअप पे आना है, हर वीकली आना है, पहले 3 महीने, फिर उसके बाद मंथली आना है। इस तरह हम उनको तकरीबन 1 साल 2 साल की ये मैनेजमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी कर्नल साहब आपकी बात काट रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे करना है, मैं चाहती हूँ सवाल नहीं है, अवेयरनेस दें लोगों को कि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं, माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। अब आप देखें, अब आपने उसकी शादी करा दी है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद थी, आपने आगे आने वाली की भी कर दी, फिर बच्चे हो गए और पर जो है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये जो हमारे माँ बाप के पास हर बीमारी का इलाज शादी होता है। अब एक इंसान जो मंशियात का आदी है, चाहे वो अच्छा फाइनेंशियली ही स्टेबल, लेकिन अब वो नशे करता है या वो सारी रात बाहर रहता है। अब ऐसे बच्चे का, जब आपको पता हो, बजाय इसके कि आप उसको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजें, आप उसको शादी करा के तो एक लड़की घर ला के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? उनको हम यही कहेंगे, जो पहले हमने बात की कि वो सोसाइटी से भागना चाहते हैं, वो एक वेव चाहते हैं, तो ये तरीका नहीं है। आप एक्सेप्ट करें कि मेरा बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व है और उसका इलाज करें, उसकी रिहेबिलिटेशन करें। सबसे पहले उसकी रिहेबिलिटेशन बहुत लाजमी है, उसके बाद उसकी शादी कराएं। शादी भी हो सकता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, जो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है वो आपको बता देंगे कि अभी इसको ज़रूरत भी है, या फिलहाल जो है ना, कर्नल साहब कह रहे हैं साइकियाट्रिस्ट के साथ शादी हो जाएगी। नहीं, वो बताते हैं, वो बताते हैं इस काबिल हो गए हैं कि आप देखें, बजाय इसके कि सिर्फ ये हल ढूंढने की शादी इसका जो है ना वो हल है, तो आप उससे पहले जो है ना वो कंसर्न जरूर करें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के साथ, उनसे एडवाइस लें, उसकी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद जो है उसके किरण, आप मुझे बताइएगा आखिर में, तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जो नशा कर रहे हैं और नशे के आदी हैं और जो समझते हैं कि अगर हम ये नशा करें तो हम बड़े कूल हैं, और अक्सर लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं और कहते हैं हमें तो चढ़ता ही नहीं है, ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मैं तमाम जो है वो नौजवानों को, यूथ को, ख़ासकर हमारी जो कि हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमें सिर्फ अपने आप को कूल लगने के लिए या हमें अपनी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को दूर करने के लिए अगर ये समझते हैं कि यही एक रास्ता है, तो ये नहायत ही गलत है, ये एक मिथ है। आप हिम्मत करें, क्योंकि असल हीरो वही है जो हिम्मत करके प्रॉब्लम्स को फेस करें, उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम से भागना है। और एक हीरो और एक जो कूल इंसान है वो कभी भी जो प्रॉब्लम से भागता नहीं है। सो उनसे बाकायदा प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स से बात कर ली तो मसले हो जाएंगे, ख़ानदान से बात कर ली तो मसले हो जाएंगे, तो प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है। प्लीज़ आइए, आगे बढ़िए, हेल्प लीजिए, क्योंकि आप ही फ्यूचर है पाकिस्तान का। अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे तो आप सबके जो आसपास के लोग हैं वो भी बेहतरीन और सेहतमंद रहेंगे।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। किरण जावेद हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ कर्नल परवेज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि मंशियात के आदी अफराद या नशा करने से पहले, जैसे हम बात कर रहे थे पूरे प्रोग्राम में कि कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों को वो स्पेस प्रोवाइड करें कि बच्चे आपसे आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें तब शुरू होती हैं जब आप बच्चों को वो गैप, जो एक कम्युनिकेशन का गैप है, वो कभी फिल नहीं होता। फिर बच्चे वही चीज़ जो उनको घर से नहीं मिलती वो बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड यू नेवर नो कि बाहर वो जिन दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, जिस सोहबत में बैठ रहे हैं, क्या वो अच्छी है या बुरी है। क्योंकि हम पैसे कमाने और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने और दूसरों को दिखाने कि हमारे पास ये है, यूँ है, ऐसे है, दिखाने के चक्कर में इस कदर मगन हो गए कि जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं या जिनके उस दिमाग में रख के हमें मोटिवेशन मिल रही होती है, वो बेचारे बच्चे हमारे रुल जाते हैं। सड़कों पर आप निकलें कराची की शाहराहों पर, आपको अक्सर और बेशतर पुलों के नीचे इतने प्यारे मासूम छोटे छोटे बच्चे, नौजवान हमें नज़र आ रहे होते हैं जो नशे की हालत में इस कदर वो होते हैं कि लोग पास से गुजरते हैं, हकारत से देख रहे होते हैं और उनको अपनी भी होश नहीं होती कि हम कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबके ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन कोशिशें करनी चाहिए कि वो जो एक गैप है वो उसको ख़त्म करें और कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे निकालें जहाँ पर आप बैठ के एक फैमिली गैदरिंग करें। ये बड़ी ज़रूरी होती है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सिटी 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।